थोड़ा सा चेक करोगे आपके पूरे बुक में ये मेंशन है। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास। एंड एक दो जो क्लास अभी कर रहे हैं वो क्लासेस में ये आपका पार्ट 2 ओस्टेट के पॉइंट्स को हम लोग कर रहे हैं कवर। एंड इसके बेसिस पे फिर से मैं बता रही हूँ, जो बच्चों को लग रहा है कि सिलेबस सेम नहीं है उनके कंसर्न सब्जेक्ट्स के साथ, बीएड के सब्जेक्ट्स के साथ, तो ऑब्वियस है। एंड जो बीएड के एंट्रांसेस होते हैं ना, ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी मैंशनड होते हैं, ये टॉपिक्स ऑलरेडी वहाँ पे मैंशनड होते हैं, तो सोचो उनको कितना वास्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, नीड होता है आपके बीएड के एग्जाम्स के साथ साथ। सो यहाँ पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का था, याद आ रहा है? कॉग्निटिव, देन इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, इतने पोर्शन को पढ़ लो, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया 16 मार्क्स का, जो लास्ट क्लास आपको इतना याद करवाया था। दैट इज़ द नॉलेज कंप्रीहेंशन, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवाल्युएशन। ठीक है, उसको मॉडिफाई किया एंडरसन ने 2001 में। एंड इसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवालुएटिंग, क्रिएटिंग। इफेक्टिव में वैसे ही पॉइंट आए थे, दैट इज द आर स्क्वायर VOC, दैट इज रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। एंड लास्ट में मैंने इसको याद करने के लिए एक पॉइंट बनाया था समापन, तो उसके अकॉर्डिंग S फॉर स्टिमुलेशन, M फॉर मैनिपुलेशन, P फॉर प्रिसाइजन, A फॉर आर्टिकुलेशन, N फॉर नेचुरलाइजेशन, H फॉर हैबिचुएशन। तो ये पॉइंट्स हमने कंप्लीट किया था। रिलेटेड टू नेक्स्ट कंसेप्ट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था, बता दूं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 1956 में आया था, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इसको बोलते हैं और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। एंड ओस्टेट का भी सिलेबस ओपन कर लो, मैं हो सके तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को। एक एक पार्ट से क्वेश्चन आया है, कोलवर्क का है, पियाजे का है, लेवाइगोर्स्की का है, कॉन्सेप्ट, हर एक पोर्शंस को कवर किया गया है क्योंकि आप लोगों का अगर एग्जाम में आए। सो दोनों तरफ से आपको देखा जा रहा है। अभी देखो फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ लिया था। फेजेस ऑफ टीचिंग जब भी पढ़ा जाता है ये इंपॉर्टेंट दो वे से होता है, एक तो ओस्टेट के पोर्शन में है ही, उसके साथ आपके जो बीएड एग्जाम्स में आ रहे हैं तो उसमें दो पार्ट से आ सकते हैं। एक तो लेसन प्लान प्रिपेयर के टाइम पे ये 3 पोर्शन और 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज अ प्री एक्टिव, एक्टिव, पोस्ट एक्टिव। एंड और एक पोर्शन जो एक अपने में ही क्वेश्चन है, दैट इज द फेजेस ऑफ टीचिंग। और ये बोल दूँ ANU एंड YVU बच्चों का ये सेकंड सेमेस्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है, पढ़ चुके हो। ठीक है, अभी हमें आना था, दैट इज द टोटल एजुकेशनल प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन but depends upon 5 points, that is the test, examination, measurement, assessment, evaluation, right? टेस्ट सबसे छोटा है, एग्जामिनेशन उससे बड़ा, परीक्षण, मेजरमेंट मापन, असेसमेंट आकलन, इवैल्यूएशन दैट इज आपका बोला जाता है मूल्यांकन। ठीक है, उसके बेसिस पे ये जो पॉइंट चल रहा है ना, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ये पेडागोजी पेपर ओपन कर लो। ठीक है, पेडागोजी पेपर ओपन कर लो, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे 5 यूनिट्स में एक क्वेश्चन, तो ये कंपलसरी है। ठीक है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस में मिलेंगे ये, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन और टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सिलेबस को चेक करना पड़ता है, पहले सिलेबस को पूरा अच्छे से माइंड में रखो, उस बेसिस पे आपको पता चलेगा कहाँ से क्या चल रहा है। ठीक है, सो हमने पढ़ लिया था असेसमेंट कितने टाइप्स का है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों ही सेम होते हैं, असेसमेंट पहले होता है, इवैल्यूएशन उसके बाद आता है। असेसमेंट में जितने टाइप्स होंगे इवैल्यूएशन में भी सेम टाइप्स होंगे। एंड इस ईच पॉइंट से हमने क्वेश्चंस आने के चांसेस बताए थे। ठीक है, इसके बाद एक शॉर्ट पूरा पॉइंट बता रही हूँ, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट। फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग लिखा गया, असेसमेंट एज लर्निंग लिखा गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग लिखा गया, असेसमेंट इन लर्निंग लिखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? असेसमेंट फॉर, जहाँ पे भी मैंने आपको ट्रिक दिया था कि फॉर दिख गया, ठीक है, फॉर मीन्स फॉर्मेटिव, फॉर मीन्स फॉर्मेटिव, ठीक है, फॉर मीन्स फॉर्मेटिव, दैट इज ऑनगोइंग, ऑनगोइंग, जो ऑनगोइंग चल रहा है। अगर मैं ड्यूरिंग द क्लासेस आपको कुछ भी फीडबैक लेती हूँ तो दैट इज कॉल्ड द ऑनगोइंग प्रोसेस। एंड ऑनगोइंग प्रोसेस को हम फॉर्मेटिव बोलते हैं, समेटिव नहीं, फॉर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दूँ, दैट इज मैं बोल दूँ असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, एज बोला गया मतलब आप खुद को, लर्निंग को आप क्या कर रहे हो, एसेस करना चाहते हो। असेसमेंट एज लर्निंग, जो आपका आकलन है वो क्यों होगा, पढ़ाई के लिए होगा। किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट, खुद को एसेस करना, खुद को आकलन करना। ठीक है, देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जहाँ पे ऑफ लर्निंग दिख गया, फॉर लर्निंग फॉर फॉर्मेटिव, ऑफ लर्निंग यहाँ पे सबमेटिव। सबमेटिव, सबमेटिव क्या होता है, कब होगा बताओ? व्हेन वी यूज द सबमेटिव असेसमेंट और सबमेटिव इवैल्यूएशन, व्हेन रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, थोड़ा सा देख लो फटाफट। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ा था, तो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है। असेसमेंट एज लर्निंग पढ़ा, एज आपका क्या होता है, सेल्फ,
एज बोल दिया सेल्फ होगा, एज में असेसमेंट में मत भाग जाना, मतलब सबमिटिव असेसमेंट में नहीं जाना है, सेल्फ असेसमेंट होगा। और इन में क्या होता है, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस खुद को असेस करना है, तो ड्यूरिंग जब भी आया तो वो फॉर्मेटिव का पार्ट आएगा, एज भी जब आया तो फॉर्मेटिव का पार्ट आएगा। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये सबमिटिव का पार्ट है। आपको बोल दिया ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन मेथड किसने डिस्कवर किया था, JS राइस ने, और रिस्क बोल सकते हो। एंड ब्लूम्स ने क्या डिस्कवर किया था, मॉडर्न इवैल्यूएशन टेक्निक और मॉडर्न इवैल्यूएशन मेथड। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, जो कंटिन्यू चलता है, निरंतर होता है। तो लर्निंग प्रोसेस को अगर कंटिन्यू वे से आप जज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर एट द एंड करोगे तो समेटिव आ जाएगा। तो ये दोनों वे से आपका कंटिन्यूअस होता है। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है ना, डिटेल्ड वे में। पहले तो स्कूल सब्जेक्ट्स को अगर एनालिसिस कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड स्कॉलास्टिक। अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को एनालिसिस करे, जजमेंट करे, तो वो हो गया को स्कॉलास्टिक और को करिकुलर। अभी देखो स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन में पहला स्टेज क्या था, सिलेक्शन ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सो स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन अगर लॉन्ग क्वेश्चन कभी आता है, पेडागोजी पेपर में ही आएगा। एंड ये इवैल्यूएशन थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर सब में है, ठीक है, ये टॉपिक। एंड ये टॉपिक में आपको बुक में स्टेजेस कभी नहीं मिलेंगे, स्टेजेस है ही नहीं बुक में, तो इसको ऐड कर देना है, ठीक है, अपने क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर देना है, रखना है, ये सारे नोट्स को रखना है। एंड फर्दर जब भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बोला जाए तो उसमें ऐड करते जाना है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पहला तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करोगे। क्यों आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएशन करने के लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, वो ढूंढना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब हो गया उद्देश्य। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसको उद्देश्य ढूंढना पड़ता है, कोई तो एक चीज़ होगा जो बेनिफिशियल होगा, तो उस पॉइंट को हमें ढूंढना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट क्या है, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स एज बिहेवियरल चेंज। ऑब्जेक्टिव्स को आप कैसे लेना चाहते हो अपने अंदर, बिहेवियरल चेंज होगा, आपके बिहेवियर में जैसे मॉडिफिकेशन आए और चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकल हो गया, आइडेंटिफिकल ऑफ द लर्निंग सिचुएशन। तो ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए था, गलत से लिखा गया आइडेंटिफिकल, सो दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग सिचुएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकल नहीं होता, आइडेंटिफिकेशन होगा, सो लिख देना उसको चेंज करके। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग सिचुएशन क्या है ना, लर्निंग सिचुएशन आपको कोई भी चीज़ सीखने के लिए जो मजबूर करता है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन जो आपको मजबूर करता है या फिर आपको उस सिचुएशन में ढकेलता है कि नहीं तुमको ये करना है, जैसे भी यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा, आप बाउंड हो। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लर्निंग सिचुएशन, किस टाइप का लर्निंग सिचुएशन है और हमें कैसे बिहेव करना है। देन सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट सिलेक्शन करना। टेस्ट क्या होता है, ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है, ऐसे टाइप टेस्ट होगा या स्मॉल आंसर टाइप टेस्ट होगा या वेरी शॉर्ट, स्मॉल आंसर टाइप टेस्ट मतलब शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट होगा या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ टेस्ट होगा, MCQs होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, क्या होंगे। सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट मटेरियल्स भी होता है, ठीक है, टेस्ट के लिए जो मटेरियल्स चाहिए, अभी ऐसे टाइप का अगर होता तो उसके लिए मटेरियल्स अलग होंगे, अगर MCQs होते उसके लिए मटेरियल अलग होंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकते हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अकाउंट ऑफ एविडेंसेस। अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब भी क्या करते हैं हम लोग, पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल वे पे चलता था, ट्रेडिशनल वे पे इवैल्यूएशन प्रोसेस होता था, बट नाउ डेज क्लासिकल मेथड को छोड़ के हमने मॉडर्न मेथड को अप्लाई किया है। एंड मॉडर्न मेथड जब भी आता है तो उसके साथ आपका क्या लेके आएगा, टेक्नोलॉजी को लेके आएगा। सो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ICT का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है और मतलब वो कोऑपरेट करेगा, ICT यहाँ पे खुद ही कोऑपरेट करेगा कि तुम आगे बढ़ो, जस्ट लाइक वो अपना हाथ बढ़ा रहा है एंड तुमको वहाँ से खींच के उसके पॉइंट्स को यूज़ करके इवैल्यूएट करना है, टेस्ट करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ वे से उसको यूज़ करना है। एंड अकाउंट ऑफ एविडेंसेस, देखो हम पहले क्या करते थे ना, हैंड रिकॉर्ड रखते थे। हैंड रिकॉर्ड क्या होता है, इन्फॉर्मेशंस, जैसे बच्चों का टेस्ट लिया उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग नोट डाउन करके एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाए जाते थे, जो कि क्यूमुलेटिव वे से वन आफ्टर अनदर इन्फॉर्मेशंस को ऐड किया जाता था। मतलब एक के बाद एक एग्जाम हुआ इसका इन्फॉर्मेशन, फिर दूसरा एग्जाम हुआ उसका इन्फॉर्मेशन, ऐसे ऐड करते जाएंगे, तो वो कन्फ्यूज़न आता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, कितना इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे रखेंगे। सो उस अकॉर्डिंग क्या किया गया ना, उसमें कभी कभी क्या होता था ना, एविडेंसेस गुम हो जाते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होता था, तो अभी ICT का यूज़ किया गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया कि इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, फोल्डर क्रिएट करके रख सकते हैं। देन लास्ट वन, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंसेस। जितना भी एविडेंसेस कलेक्ट किया उसका अगेन एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्यों हमने ये एविडेंसेस को कलेक्ट किया, किसके बेसिस पे कलेक्ट किया, एंड कौन से बच्चे का है, क्यों इसका डेवलपमेंट में ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस बेसिस पे हम लोग वहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं और एक्सप्लेनेशंस देते हैं। सो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या था, सिलेक्शन, राइटिंग, आइडेंटिफिकेशन, अगेन सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट, देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देन देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट और इवैल्यूएशन, यही पॉइंट आपको बताना चाहते थे कि अगर टूल्स जब बोला जाए ना, कभी एक क्वेश्चन आते हैं, ANU का भी आ रहा है एंड
ये कभी आ रहा है, क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्र बच्चों का एक क्वेश्चन था, एक पेडागोजी, सारे पेडागोजी पेपर्स में चेक कर लेना, वो चाहे लैंग्वेज का हो पेपर या फिर मतलब इंग्लिश पेडागोजी क्यों ना हो, या ना ही आपका फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, उर्दू, जो भी पकड़ना है पकड़ लो, ये टॉपिक्स उसमें भी सेम रहते हैं। तो वहाँ पे एक मेंशन ये किया गया है कि टेस्ट जो आप करते हो बच्चों के लिए, जो क्वालिटीज़ डिफाइन करते हो टेस्ट का, वो क्वालिटीज़ क्या होंगे टेस्ट के लिए या फिर इवैल्यूएशन के लिए, या फिर बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टेस्ट का, क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन हो सकता है। सो पहला पॉइंट ये है, क्या है, दैट इज अ क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, वैलिडिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, डिफरेंशिएशन। फोर्थ पॉइंट क्या है, टोटलिटी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, पर्पसफुलनेस। सिक्स पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। एंड सेवन पॉइंट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। क्रेडिबिलिटी क्या है ना, सो सिमिलर पॉइंट्स एवरी टाइम, सो सिमिलर पॉइंट्स एवरी टाइम, एवरी टाइम हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। सो सिमिलर पॉइंट्स एवरी टाइम हम सिमिलर पॉइंट्स को देखेंगे। अगर आप एमसीक्यूज का यूज़ कर रहे हो तो एक बार एमसीक्यू का यूज़ करके छोड़ सकते हैं क्या, क्यों, वो जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि एमसीक्यूज हमने चूज़ किए हैं, सिलेक्ट किए हैं टॉपिक ओरिएंटेड, उस एमसीक्यूज को फर्दर यूज़ हो सकता है कि नहीं, बताओ, हो सकता है, वो एमसीक्यू फर्दर यूज़ हो सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए, ये सुन लो, ये सुन लो, फटाफट बोलो। क्रेडिबिलिटी में हम लोग शो कर रहे हैं कि शो सिमिलर पॉइंट एवरी टाइम। देखो अगर एक्सक्यूजेस ओके, क्रेडिबिलिटी क्या है ना, एमसीक्यूज ऑलवेज क्या होता है ना, सेम रहता है, एमसीक्यूज का आंसर ऑलवेज सेम रहता है। अगर मैंने एमसीक्यू सिलेक्ट किया है कोई पॉइंट के लिए, आज आपके लिए एमसीक्यूज कुछ सिलेक्ट किए हैं, टीचर्स कोई एग्जाम्स चल रहा है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो वो एमसीक्यूज को मैं एजुकेशनल पेपर्स के एमसीक्यू में भी यूज़ कर सकती हूँ, एज एन एमसीक्यू वहाँ पे भी मैं एज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वहाँ पे मैं यूज़ कर सकती हूँ। अदरवाइज उसका जो रिजल्ट है ऑलवेज सेम आएगा, क्वेश्चन सेम है मतलब रिजल्ट भी सेम आएगा, उसका आंसर्स भी सेम रहेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबिलिटी, उसको हमने क्रेडिबिलिटी बोला। सो सिमिलर पॉइंट एवरी टाइम, सो सिमिलर पॉइंट एवरी टाइम। देन नेक्स्ट क्या है, वैलिडिटी। अच्छा, ये टॉपिक से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, वो वैलिड कितने पॉइंट तक है, कितने टाइम तक वो वैलिड है, या उसका एक्सटेंशन पॉइंट कहाँ तक है। सो वैलिड फॉर गिवन टाइम और वैलिड फॉर गिवन टॉपिक, जो पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो कितने टाइम तक वैलिड है, कहाँ तक वैलिड है, वो चेक करना, वैलिड फॉर गिवन टाइम और वैलिड फॉर गिवन टॉपिक, ठीक है। जितना टाइम गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग मेंशन होगा, 1 ईयर 2 ईयर, उस टॉपिक के लिए कितने टाइम तक ये वैलिड रहेगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, इट्स फॉर एवरीवन, मतलब टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज क्या डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, नहीं, सबके लिए सेम रहता है, और टेस्ट जो रहता है वो भी सबके लिए सेम होता है। बस हम लोग क्या करते हैं, अगर टीचर क्वेश्चन पेपर बना रहा है तो उस अकॉर्डिंग बच्चों के नीड के हिसाब से क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता है। अगर किसी बच्चे का आईक्यू कम है तो उस बेसिस पे क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होंगे, एंड किसी बच्चे का आईक्यू अगर ज़्यादा है तो क्वेश्चन का लेवल हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। टोटलिटी, टोटलिटी क्या होता है, कोई भी टेस्ट ले लो या कोई भी इवैल्यूएशन ले लो, उनका मेन टारगेट रहता है कि आपका कंप्लीट डेवलपमेंट कर सके, होल डेवलपमेंट हो सके, होल डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड द होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट याद है, कंप्लीट डेवलपमेंट, दैट इज ऑल एस्पेक्ट जहाँ पे कंप्लीट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट सेम है, ठीक है। पर्पसफुलनेस में आ जाओ, पर्पसफुलनेस मतलब कोई भी टेस्ट कर रहे हो उसका कोई एम होगा ना, फिक्स गोल होगा, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, सो वो गोल फिक्स्ड है, दैट मीन्स एम बेस्ड हो गया। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी पॉइंट बोला जा रहा है, तो दैट इज बेस्ड ऑन स्मॉल एंड डिटेल पॉइंट, स्मॉल एंड डिटेल पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करता है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ये अपने अकाउंट पे लेके आता है, दैट इज हमें पूरा टिडबिट जाना है, डिटेल्ड वे में जाना है, दैट इज द बेस्ड ऑन स्मॉल एंड डिटेल पॉइंट, बेस्ड ऑन स्मॉल एंड डिटेल्ड पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या बताया था, बताओ, स्टैंडर्डाइजेशन आपको टेस्ट बोला था ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ टेस्ट, एक था स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक था टीचर मेड टेस्ट। मैंने क्या बोला था, टीचर मेड टेस्ट में रूल्स टीचर सिलेक्ट करेंगे, टीचर डिसाइड करेंगे और टीचर ही क्वेश्चन पेपर्स बनाएंगे, बट स्टैंडर्डाइज में फिक्स्ड रूल्स रहेंगे, तो उस अकॉर्डिंग देखो, बेसिक रूल फिक्स्ड। स्टैंडर्डाइजेशन में अगर एमसीक्यूज बनाने हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस बनाने हैं, वो क्वेश्चन पेपर बनाना है जिसके थ्रू हम इवैल्यूएट करेंगे, छोटे पॉइंट में टेस्ट होता है, बड़े पॉइंट में इवैल्यूएट और एग्जामिनेशन के बाद इवैल्यूएट आता है, तो उस अकॉर्डिंग इसके जो पॉइंट्स हैं सारे सेम रहेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इसमें और भी पॉइंट्स आता है, दैट इज जैसे बोला जाता है रिलायबिलिटी, कितना रिलायबल है, कितने बार इसको इस्तेमाल कर सकते हो, रिलायबल, ठीक है। सो आप ऐसे याद रखना, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, पर्पसफुलनेस, स्टैंडर्डाइजेशन, क्रेडिबिलिटी, डिफरेंशिएशन, टोटलिटी, ऐसे आप बार बार बोलते जाओगे तो आपको याद रह जाएगा, ये
साथ पॉइंट के साथ मैंने एक पॉइंट अभी ऐड किया, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। रिलायबल, कितना फिक्स्ड है, कितना बार आप उसको यूज करना चाहते हो या यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिलायबल। ठीक है, इतना क्लियर है? ये सुनो, के अकॉर्डिंग जब टीएलएम बनते हैं ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनते हैं, तो उससे पहले एक ना एक्सपेरिमेंट आया था, एडगर डेल्स कोन एक्सपीरियंस, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। एक एक्सपीरियंस मतलब एडगर एक कौन थे, एडगर डेल एक पर्सन है, रिसर्चर है, एजुकेशनिस्ट है। उन्होंने क्या किया था कि सोचा कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं इस सोसाइटी को। उन्होंने नहीं बोला एजुकेशन सिस्टम को हेल्प करना है, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं इस सोसाइटी को। सो उन्होंने स्टार्ट किया हमारे बेसिक नीड से काम करने का। ठीक है, तो पहला नीड ये आया कि हमें क्या चाहिए, नॉर्मली हमें अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करना है। दैन उसके ऊपर हमें सेफ्टी मेजर्स चाहिए, लव अफेक्शन सब कुछ चाहिए। और ये सारा चीज़ें कंप्लीट, ये जो पॉइंट पढ़ा था किसने दिया था, मैस्लो ने। बट इसके बेसिस में इन्होंने बोला हर एक चीज़ को सीखने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए। जस्ट लाइक कब आप सेल्फ लर्निंग करोगे, कब आप ड्रामाटाइजेशन मेथड का यूज़ करोगे, कब आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करोगे, कब आप रेडियोज़ का और कॉन्फ्रेंस अदरवाइज डिस्कशन का यूज़ करोगे। सो इतने वे से धीरे धीरे उन्होंने एक पूरा क्या बनाया, कंसेप्ट बनाया, दैट इज़ नोन एज एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो उस बेसिस पे उन्होंने क्या बोला, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स में एज पर योर सेंसेस, सेंसेस का जैसा यूज़ करोगे वैसा। आपके जो इंद्रिय है ना, तो इंद्रिय का जैसा यूज़ करते हो, जितने भी इन आपके अंदर जो आप बोलते हो पंचेंद्रिय हैं, तो उनका जैसा व्यवहार करोगे उसके हिसाब से। जस्ट लाइक आपके सेंसेस में सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस कौन सा रहता है, सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस थ्रू आउट द बॉडी जो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग सेंस बोला जा रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग बोल रही हूँ मैं, आप स्मेलिंग नहीं बोलना या फिर स्किन नहीं चाहिए। टीचिंग लर्निंग में सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस होता है सुनना और देखना। ठीक है, सुनना और देखना, आई एंड ईयर। एंड आफ्टर दैट जो भी आप कर रहे हो टंग से, नोज से, स्किन से, ये सब रह गया 5। सो ईयर से अगर होता है तो उसको क्या बोलोगे, ईयर से होगा तो क्या बोलेंगे हम, ऑडिटोरी। ठीक है, ऑडिटोरी, जो भी आप कानों के थ्रू सुन रहे हो दैट इज कॉल्ड ऑडिटोरी। अगर देख रहे हैं तो विजुअल, दैट इज कॉल्ड विजुअल। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आएगा, और ये हो गया विजुअल एंड ऑडिटोरी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, वेट आएगा, उसका टेस्ट लेता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स में आपको डिवाइड किया गया, एक है ऑडियो, एक है विजुअल, एंड दोनों मिलके बन गए ऑडियो विजुअल। ठीक है, ऑडियो में क्या क्या आता है मटेरियल देख लो फटाफट। ऑडियो मतलब आपको पता चल गया कि कौन सा सेंस का यूज कर रहे हो, दैट इज योर ईयर। आप कानों का यूज करोगे, यहाँ पे सिर्फ सुन के याद रखना है। सो कौन सा मेथड यूज होगा बोल सकते हो, सुनने वाला। मैं सिर्फ बोलूँ एंड आप सब सुनते जाओ, कुछ लिखेंगे नहीं। कौन सा मेथड आ सकता है, एक एग्जाम्पल देना, एनीवन। तो हमने क्या बोला ना, रेडियो था, टेप रिकॉर्डर था, टेलीफोन था, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम था, वो सारे आपके हो गए थे किसके, ऑडिटोरी में। बट जब हमने बात किया विजुअल का, तो विजुअल में ना 2 पार्ट आते हैं, एक होता है प्रोजेक्टेड, एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड। एक को आप प्रोजेक्ट आउट करते हो, एक को आप नॉन प्रोजेक्टेड बोलते हो, जिसको प्रोजेक्ट आउट नहीं कर सकते। जैसे कि आपका चॉक बोर्ड, नॉन प्रोजेक्टेड पहले समझ लो, जो कि 2D में आएगा। चॉक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, पिक्चर, ग्राफ, पाई चार्ट, कार्ड एटसेट्रा, ये सारे क्या है ना, जिसको आप नॉन प्रोजेक्टेड में रख रहे हो। ठीक है, एंड जब हम प्रोजेक्टेड का बात बोलते हैं तो प्रोजेक्टर आ जाएगा, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, और भी हैं बहुत सारे प्रोजेक्टर्स हैं। उनके अंदर एक प्रोजेक्टर जो अभी चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट वाइज में, वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो आपके आप जहाँ पे खड़े हो उससे ऊपर लगाया जाएगा, एंड सामने वाइट स्क्रीन रहेगा जिसके ऊपर पिक्चर्स आएंगे, एंड आप उसको समझा सकते हो, बच्चों को दिखा सकते हो एंड पढ़ा सकते हो। स्लाइड्स का यूज़ करना। ठीक है, एक ओपेक भी होता है, जैसे स्क्रीन में कुछ दिखाई जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना, तो ये ओपेक यूज़ कर सकते हो। फिल्म स्ट्रिप्स का यूज़ किया जाता है, फिल्म स्ट्रिप्स का भी यूज़ करते हैं हम लोग। एंड ये सारे हो गए आपके विजुअल। बट यहाँ पे ना जितना भी देखो ये सब में ना वॉइस नहीं आएंगे, साउंड नहीं आएंगे, ओनली देख सकते हो। ठीक है, पहला था आपका सुनने का, सेकंड आया देखने का, बट अभी दोनों आएंगे। तो दोनों में फिर क्या आया ना, दोनों के कंबाइन में आया ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल, तो ऑडियो विजुअल में 2 पार्ट है, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड। अगेन प्रोजेक्टेड में क्या है, जो आप बोल सकते हो प्रोजेक्टिंग और मूविंग कर रहा है, कोई चीज़ अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, वैसा चीज़। तो मोशन पिक्चर्स आप अपने वीडियोज़ को देखे हो, जैसे आप लोग वीडियोज़ म्यूज़िक के साथ बनाते हो, या फिर आपके जो यूट्यूब में भी वीडियोज़ बनते हैं, रील्स बनते हैं, या फिर आपके जो टीवीज़ में पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, वो सारे आपके मोशन पिक्चर्स के कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहे हैं। मोशन पिक्चर्स में कोई एक चीज़ मूव करता है, उसके साथ उसका साउंड भी रहेगा एंड वो कुछ बोलता होगा या एक्सप्लेन करता होगा, तो मोशन पिक्चर है। देन टीवी, वीडियो, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, दीज आर द प्रोजेक्टेड
ऑडियो विजुअल एड्स, प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स। और भी बहुत हैं बट इतना मिनिमम है जो कि यूज़ किया जाता है क्लासरूम सिस्टम्स में। जनरली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड में क्या होता है, जस्ट लाइक ड्रामा, नॉन प्रोजेक्टेड जिसको हम लोग प्रोजेक्ट आउट नहीं कर सकते, नॉन प्रोजेक्टेड है। ड्रामा, पपेट डांस होता है, पपेट डांस, पपेट शो होता है, जैसे डॉल बना दिया, उसको स्ट्रिंग के थ्रू बनाया जाता है या फिर उसके साथ ना थ्रेड्स यूज़ किए जाते हैं एंड कोई एक इंसान उसके हैंड को मूव करेगा तो वो डॉल का भी हैंड्स मूव होते जाएगा, वो थ्रेड्स को ऐसा खींचेगा जो उसके थ्रू मूव होते जाएगा। इसके थ्रू हम लोग डांस करवाते हैं और कोई स्टोरी बताते हैं, तो ये सब आ जाएगा पपेट शो में। देन क्या है, फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग भी आपका नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल है, जिसको देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। एंड टॉकिंग डॉल्स, अभी का जो बहुत सारे टॉकिंग डॉल्स हैं जिसको आप स्टार्ट कर दो तो वो बोलते रहती है और चलते रहती है आपके साथ, ठीक है, ये सारे टॉकिंग डॉल्स हैं। ये सब कुछ आपका क्या हो गया, TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। आज के टाइम पे और भी छोटे छोटे चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि विजुअल में, जैसे चार्ट पेपर का यूज़ करते हो आप लोग, चार्ट पेपर। और अगर मैं बोल दूँ कि देख के करना है विजुअल में, और मॉडल आ सकता है, मॉडल्स होते हैं, स्पेसिमेंट्स होते हैं जिसको देख के बस ऑब्जर्व करके लिखा जाता है। तो ये सब आपका हो गया TLM में। अभी देखो टीचिंग मैथड्स, पता है टीचिंग मैथड 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ टीचिंग मैथड एंड एक पूरा मेंशन कर लो पेडागोजी पेपर में, टीचिंग मेथड हर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज बोला जाता है या टीचिंग मेथड बोलते हैं, एंड ये कंपलसरी पोर्शंस चल रहे हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड 2 टाइप्स के होते हैं, मेथड्स 2 टाइप से बनते हैं, एक होता है टीचर सेंटर्ड, एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड और द स्टूडेंट सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड क्या होता है, जो शिक्षक केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित हो, शिक्षा के केंद्र में नहीं बोल रहा है, टीचर्स के अकॉर्डिंग होगा, टीचर्स के लिए होगा, जो मेथड्स टीचर्स को बेनिफिट देता हो वैसा मेथड, ठीक है। एंड स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया तो जो ऑपोजिट होगा टीचर सेंटर के, मतलब ये लर्नर्स के लिए है, सारे लर्नर्स के लिए है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड में टीचर एक्टिव, स्टूडेंट पैसिव, याद रखना। टीचर सेंटर्ड है तो टीचर्स के लिए बना ना, टीचर्स को हेल्प मिल रहा है बट स्टूडेंट्स को हेल्प नहीं मिल रहा है, तो टीचर सेंटर्ड है तो टीचर्स एक्टिव, स्टूडेंट पैसिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स एक्टिव, टीचर पैसिव। स्टूडेंट सेंटर जो होता है ना, तो टीचर वहाँ पे क्या करते हैं, बस उस मेथड का यूज़ करके बताते हैं, बट एक्चुअल में टीचर्स खुद के लिए कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। जब मेथड्स का यूज़ करते हैं लर्नर सेंटर्ड के लिए और स्टूडेंट सेंटर्ड के लिए, जो बच्चों के लिए होता है, तो उसमें टीचर का बेनिफिट कुछ नहीं होता, स्टूडेंट्स के बेनिफिट को देखा जाता है पहले, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, फोकस ऑन टीचर्स। यहाँ पे टीचर सेंटर्ड में टीचर के लिए सारे मेथड्स बने हैं तो टीचर को हेल्प मिल रहा है तो स्टूडेंट उन्हीं को ही फोकस करते हैं। बट यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड में क्या हो गया ना, इक्वली हम लोग फोकस करते हैं, दैट इज फोकस इक्वली शेयर्ड। टीचर का भी फोकस रहेगा, स्टूडेंट का भी फोकस रहेगा, दोनों का चाहिए, अदरवाइज टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे। देन टीचर सप्लाइज ऑल नॉलेज। यहाँ पे टीचर क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे ऑल नॉलेज को, जितना भी नॉलेज है टीचर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, टीचर को, जो स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, टीचर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। टीचर कैसे एक्ट करेंगे ना, एक्ट एज फैसिलिटेटर। सो टीचर आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आपको क्या देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ठीक है। टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर। फैसिलिटीज़, फैसिलिटेटर वर्ड आंख बंद करके जा सकते हो, एक आध पॉइंट में तो फैसिलिटेटर वर्ड मिल जाएगा आपको एग्जाम्स में, ठीक है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर एज अ रिसोर्स मॉडल, टीचर एज ए नेशन बिल्डर। तो टीचर को एक रिसोर्स पर्सन बोला गया है। टीचर एक चलता फिरता किताब होता है नॉलेज का, नॉलेज किताब है वो, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस से लर्न किया है इतने सालों तक, उन्होंने पूरा मेहनत किया है। पहले के टाइम पे ना जो सेजेस होते थे उसी चीज़ को सीखने के लिए तपस्या करते थे, और जो अच्छा टीचर होता है वो भी तपस्या ही करता है ये पढ़ाई के थ्रू। तो सोचो अगर टीचर एक्ट करेगा फैसिलिटेटर के थ्रू तो वो क्या देगा, एक्ट कर रहा है फैसिलिटेटर मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देगा, मैक्सिमम टाइम आपको हेल्प करेगा और आपको ऐसे फैसिलिटीज़ देगा जो कि आप एक्सप्लोर कर सको, अपने अकॉर्डिंग डिस्कवर कर सको, कुछ नया खोज सको, कुछ अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सको, ठीक है। यहाँ पे टीचर क्या करेगा, टीचर सेंटर्ड में कवर्स टॉपिक, ओनली कवर करेगा टॉपिक्स को जो भी आपके सिलेबस में मेंशन होगा उतना। यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड में स्टूडेंट गेट मास्टरी ऑन ऑल। देखो स्टूडेंट सेंटर बोला गया मतलब स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए, तो स्टूडेंट को हर एक पॉइंट से नॉलेज मिलेगा, वो सब्जेक्ट्स के ऊपर उसका मास्टरी गेन करेगा, मतलब वो मास्टर्ड बन जाएगा। आपको जैसे नॉलेज मिले तो क्या करोगे एवरी पॉइंट से, अगर जो बच्चा ले लिया सारा नॉलेज तो मास्टर्ड हो गया उस सब्जेक्ट में, ठीक है। अभी देखो टीचर सेंटर्ड में मोर डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि टीचर पढ़ा रहे हैं ना, टीचर सेंटर्ड है, टीचर के लिए मेथड है, स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर स्टूडेंट नहीं सुनेगा तो कुछ सीख नहीं पाएगा। सो दैट एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ऑलवेज कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। बट पता है जब लर्नर सेंटर्ड आता है या स्टूडेंट सेंटर्ड आता है, उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी हम लोग उनको छोड़ देते, ओपन छोड़ देते कि तुम लोग कुछ एक्सप्लोर करो।
कुछ नया बनाओ, कुछ फैसिलिटीज़ को यूज़ करो एंड उससे कुछ एक्सप्लोर करके दिखाओ। तो उस पॉइंट पे क्या होता है ना, बहुत एनवायरनमेंट नॉइजी बन जाता है, क्योंकि एक दूसरे से आप लोग बात करना स्टार्ट कर लेते हो एंड नॉइजी बन गया तो डिसिप्लिन थोड़ा सा कम हो जाता है, लैकिंग होता है डिसिप्लिन का वहाँ पे। लास्ट पॉइंट, ओनली लिसनिंग एंड रीडिंग इज पॉसिबल थ्रू टीचर सेंटर्ड। क्यों बोलो, टीचर को ही असाइन किया गया मैथड्स, तो उस अकॉर्डिंग सोचो जो मेथड्स आपके लिए नहीं बना, बस टीचर्स के लिए बना, एंड टीचर्स आपको पढ़ा रहे होल पेपर को, देन आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसके बाद रीड आउट करना पड़ेगा। तो लिसनिंग एंड रीडिंग। बट स्टूडेंट सेंटर्ड में बच्चा यहाँ पे खुद से समझ के कर रहा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे चलेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट समझ आया, ये सुन नो बताओ। देखो ये क्या लिखा गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन। आज का जो एनसीएफ चल रहा है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, स्टोरी सुन लो, बस स्टोरी सुन लो, हम फटाफट कर लेंगे। ठीक है, स्टोरी में ये बोला गया जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ठीक है, 2005 में आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, एंड उसके बेसिस पे एजुकेशन सिस्टम को कैसे बनाया जाए ना, इंक्लूसिव एजुकेशन बनाया जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड बनाया जाए। इंक्लूसिव को हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड ये नोट्स आपको सेकेंड ईयर में काम आएंगे। फर्स्ट सेमिस्टर में कुछ थोड़े से जगह पे काम आ सकते हैं, जो कि जेंडर वेस्ट होगा, वहाँ पे काम आ सकते हैं, अदरवाइज इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, जो कि आपको सेकेंड ईयर में पूरा काम आने वाला है। ठीक, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है ना, समावेशी शिक्षा। ओके, तो वी शुड प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट। स्टोरी बस कुछ लाइंस के हैं, सारे हिंदी इंग्लिश किया गया है बोल के इतना बड़ा दिख रहा है, सो अदरवाइज बहुत ही कम, मतलब 1.5 पेज में खत्म होने वाला कंसेप्ट है। वी शुड प्रोवाइड, हम क्या करेंगे, डिफरेंटली एबल्ड। देखो अभी डिफरेंटली एबल्ड बोला गया, अभी नहीं बोलते डिसेबल्ड, अभी क्या बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड। और क्या बोला जाता है, CWSN, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड और चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ये स्कूल मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है। स्कूल मैनेजमेंट में जब हम लोग चेक करते हैं ना, स्कूल्स का अगर अपग्रेडेशन होना चाहिए, तो अपग्रेडेशन कौन से बेसिस पे होगा ना, एक पहला पॉइंट आता है कि स्कूल्स के बिल्डिंग अच्छे होने चाहिए। तो बिल्डिंग किस बेसिस पे बनेंगे ना, कौन से टाइप के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं स्कूल में, डिसेबल्ड, नॉन डिसेबल्ड, कौन से आ रहे हैं। तो हमने तो अभी बोल दिया ये डिसेबल्ड नहीं है, ये डिफरेंटली एबल्ड है, तो इन बच्चों के लिए भी हमने नॉर्मल स्कूल्स में क्या रख दिया, वैकेंसीज रख दिया, प्लेसेस रख दिया, तो कि वो भी एडमिशन ले ले और हमारे साथ पढ़ने आ जाए। इसलिए हमें बिल्डिंग्स भी वैसे बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे होना चाहिए, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनेगा। क्या बना, स्पेशल प्रोविजंस। देन टीचर एंड सिस्टम शुड चेंज देयर एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोचेस टू टीच द स्टूडेंट। टीचर एंड सिस्टम को, ठीक है, शिक्षक और उसके प्रणाली को, दोनों को ही मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज ए टीचर यू विल मीट many more students every day, and their IQ is different, their gesture is different, their attitude is different, and they thought that sometimes they feel they are very frank with me, sometimes they think they are very shy also, so वो डिनाई भी करेंगे, कभी कभी मिक्सअप भी हो जाएंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, बहुत कुछ होंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उनके जो फ्लक्चुएशन चल रहे माइंड में, उनको कंट्रोल करने के लिए टीचर को हमेशा रेडी रहना चाहिए। ठीक है, टीचर कैसे हैंडल करेगा, वही है ट्रिक टीचिंग का। टीचर मतलब ऐसा नहीं है बस पढ़ा दिया हो गया। बेस्ट टीचर वो होता है जो हर एक चीज़ को संभाल सके, ठीक है, जो काम को भी संभाल सके, बच्चों को भी हैंडल कर सके, प्लस उनको पढ़ा भी सके। अगर इन टाइप के बच्चों को हमने पढ़ा दिया, दैट मीन्स हम लोग अच्छे टीचर्स बनेंगे एक दिन। ठीक है, सो टीचर और सिस्टम को दोनों को ही अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, धीरे धीरे खुद को चेंज करना पड़ेगा। देन देयर शुड बी नो सिंपैथी फॉर द चिल्ड्रन, डू नॉट नीड एनी सिंपैथी। ये याद रखना, देयर शुड बी नो सिंपैथी, इन लोगों के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा सहानुभूति दिखाओगे तो प्रॉब्लम होता है, तो सहानुभूति नहीं चाहिए, इम्पैथी चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए, इम्पैथी दिखाना है। ये वर्ड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एक आध रेयर में। इम्पैथी क्या होता है, जस्ट लाइक मैं तुम्हारा बात सुन रहा हूँ, हाँ मुझे लगता है तुम कर लोगे, ठीक, यू कैन डू इट, हाँ तुमसे ही हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड इम्पैथी। सिंपैथी क्या है, अरे कोई नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, हो जाएगा, तुझसे नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा, ये बोल दिया ना, तो उसका मोटिवेशन क्या हो गया, जीरो में आ जाएगा। कोई तो है मेरे पीछे, मैं नहीं किया तो वो कर देगा, वो नहीं बोलना है, सिंपैथी नहीं दिखाना है, इन लोगों को इम्पैथी दिखाना है। ठीक है, इम्पैथी दिखाना है। सो वी कैन प्रोवाइड मल्टीपल रिसोर्सेज। आपको ऐसा टीचर बनना है जो मल्टीपल रिसोर्सेज को ले सके। आप एक कंसेप्ट को कितने वेज से पढ़ा सकते हो, एक दिन क्लास में करेंगे, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में आप एक टॉपिक को लेना, कितने वेज से बच्चों को पढ़ा सकते हो वो देखना है, नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल, कौन से वे से पढ़ाओगे। देखो, कंसेप्ट पढ़ाना और कंसेप्ट को पूरा एक्सपीरियंस करके उनके दिमाग में डालना, ये दोनों में डिफरेंस है।
तो आप कौन से वे में पढ़ाओगे वो हम चेक करेंगे, ठीक है। सो देखो, मल्टीपल रिसोर्सेज हम लोग उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारा रिसोर्सेज देंगे, फैसिलिटीज देंगे। एंड रिसोर्सेज फॉर द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स आर नॉट बर्डन ऑन स्कूल। ये जो बच्चों को हम रिसोर्सेज इतना दे रहे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को, ये बर्डन नहीं है स्कूल्स के लिए। दे कैन नेवर बी ए बर्डन ऑन स्कूल। ये बच्चे बर्डन नहीं है। घर वाले वही समझते हैं कि ये बच्चे बर्डन है, स्कूल वाले भी वही समझे, तो ये बच्चे जाएंगे किधर, कैसे डेवलप्ड होंगे। सो कभी भी ये बर्डन नहीं है स्कूल्स के लिए। इनके लिए जो रिसोर्सेस आए वो भी बर्डन नहीं है। So the goal should be real, not unrealistic. गोल रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, अवास्तविक नहीं। We celebrate diversity, ठीक है। विविधताओं को हमें देखना है, समझना है। हम सब अलग होते हुए भी एक हैं। We are unique in मतलब हम बोलते हैं ना, our personality is totally different. So we are unique persons and we are just like group together, enjoy together and live together. हमें एक साथ रहना है, enjoy करना है और एक साथ ही आगे बढ़ना है। ये कंसेप्ट आपको पहले भी बोला था। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे टाइप्स के एजुकेशन सिस्टम्स आ रहे हैं। अभी मेन स्ट्रीमिंग एंड इंक्लूसिव आ रहा है। सो इंक्लूजन एंड मेन स्ट्रीमिंग आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। इन मेन स्ट्रीमिंग ए चाइल्ड हैज़ टू कोप अप इन एनवायरमेंट ऑन देयर ओन, where in inclusion we help them by providing the special provision for the resources to cope up and learn in environment, ठीक है। कुछ अच्छा समझा है। मेन स्ट्रीमिंग बोलता है, मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल्स हैं। मेन स्ट्रीमिंग स्कूल्स बोलता है कि ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे बच्चों को खुद से क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है सारा कुछ, एंड उसमें एडजस्ट करना पड़ता है उस एनवायरमेंट में। बट इंक्लूसिव बोलता है कि टीचर हेल्प करेंगे उन बच्चों को जो एडजस्ट नहीं कर पा रहा उस एनवायरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्पेशल एजुकेशन मेनली हेल्प डिफरेंटली एबल टू मास्टर स्किल बट दिस इज नॉट एनफ टू लिव ए गुड लाइफ, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन हेल्प करता है डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को कि वो स्किल को सीख जाए, वो उस कौशल को सीख जाए, बट दिस इज नॉट एनफ टू लिव ए गुड लाइफ। कभी कभी आपको मैंने स्किल सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, बट ये यूजफुल कितना होगा, कितना आप उससे बेनिफिटेड रहेंगे और कैसे आप उसको गुड लाइफ में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसका यूज करके गुड लाइफ आप जियोगे, ये बोल नहीं सकते। मे बी समटाइम्स उसका यूज करके आपको लाइफ अच्छा मिल सकता है, कभी कभी अच्छा भी ना मिले। आरटी पढ़ा था, आरटी का फुल फॉर्म बोल दोगे? राइट टू एजुकेशन, आरटी डायरेक्टर्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, याद रखना। और एक पॉइंट बता दे रही हूँ यहाँ पे हिंट देके, तो हिंट क्या है आपके लिए, सर्व शिक्षा अभियान, राइट है। एसएसए 2001-2 में आया, ठीक है। एंड इसके अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, स्पेशली फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, एक पॉलिसी आया था, 0 रिजेक्शन, ठीक है, रिजेक्शन पॉलिसी, याद रखना, ठीक है। 0 रिजेक्शन पॉलिसी, 0 रिजेक्शन पॉलिसी। चलो इतना लिख लिया, आई होप सो लिख लिया होगा। चलो, तो आरटी क्या डायरेक्ट कर रहा है आपको कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्योरली बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अच्छा, अभी ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, इंसानियत, इंसान को पहचानने का तजुर्बा, दैट इज एक्सपीरियंस जो गेन करते हो, इंसानों को पहचानना और इंसानों के साथ कैसे आप एडजस्ट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। आपका सेल्फ क्या बोलता है, आप कौन है, ठीक है। सो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसने दिया था पता है, कार्ल रोगर ने दिया था, कार्ल रोगर, दैट इज ऑलवेज बोलते हैं रोजर भी बोल देते हैं, बट दैट्स कार्ल रोगर। The special provisions can be like we should provide braille book or blind machines for the student and lift for the orthopedic student. Orthopedic जिनका joints में problem है या फिर जो पैर जिसके नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए अपाहिज जो बोलते हैं उनको ऑर्थोपेडिक स्टूडेंट्स बोलते हैं, मतलब इन बच्चों को ऑर्थोपेडिक स्टूडेंट्स बोलेंगे। एंड जो देख नहीं पाते अंधों बच्चों के लिए ब्रेल दिया जाएगा, ब्रेल बुक और ब्लाइंड मशीन, एंड ऑर्थोपेडिक स्टूडेंट्स के लिए लिफ्ट बनाए जाएंगे स्कूल्स में। वी शुड शो कॉन्फिडेंस ऑन दैम, वी शुड नेवर ओवरलुक दैम। हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना है, ठीक है, हमें उनको छोड़ के नहीं जाना है, अनदेखा नहीं करना है, ओवरलुक नहीं करना है, ठीक है। इंक्लूजन इज बेस्ड ऑन इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब इक्विटी का बात हो तो दैट इज कॉल्ड समता, दैट इज नॉट क्षमता नहीं बोल रही हूँ, समता बोल रही हूँ, समानता नहीं बोल रही हूँ। जब रिसोर्सेज सबको इक्वल मिले एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको सेम लेना पड़े, देन इट इज कॉल्ड इक्विटी। इक्वालिटी जब बोल दिया जाए तो दैट मीन्स इक्वालिटी का मतलब हो गया समानता, सबके लिए समान चीज़ें रहेंगे, अधिकार समान रहेंगे, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी को सेम लेना। जैसे रिसोर्सेज सेम हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, देखो खाना अगर घर पे आता है तो दोनों को दिया जाता है ना, बेटा को भी बेटी को भी,
ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को भी, सबको तो सेम देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबको सेम लेना है। इस सोसाइटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको सेम लेना है, और उसके बेसिस पे इन जो बच्चों को इनको चैलेंजेस बहुत लेना पड़ता है, बिकॉज ये डिजाबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड हैं, डिजाबल्ड नहीं डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो इनको चैलेंजेस बहुत मिलते हैं। उस चैलेंजेस के अकॉर्डिंग इनको रेडी करना है, और वो एक्सेप्ट करके ये क्या बनेंगे, इक्विटी दिखाएंगे, इक्विटी लेके आएंगे, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी इनको मिलेंगे। स्टूडेंट्स लर्न सोशल स्किल्स इन मेन स्ट्रीमिंग में वो क्या सीख रहे हैं, सोशल स्किल्स। इनके लिए कुछ पॉलिसीज हैं, याद रखो, नेम आ जाते कभी पूछ लिया जाता है। एक है IEDC, दैट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1974 में आया था। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज 22 जून 1993, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया था। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में आया था, जिसके अकॉर्डिंग फंड प्रोवाइड हो रहा था। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दैट इज 2006। राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिल 2011, बिल पास हुआ 2011 में, एक्ट पास हुआ 2016 में। ठीक है, फिर से बोल दे रही हूँ, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1974, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 22 जून 1993, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006, राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिल 2011, राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, देखो कुछ टैग वर्ड्स दिए गए हैं जो आपको नेगेटिव पॉजिटिव का बात बता रहा है। सिर्फ समझ लो, वर्ड्स ऐसे वर्ड्स दिखे तो आप समझ जाना कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने उस दिन समझा रही थी कि आपको लगेगा ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, बट वो नेगेटिव क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन से वर्ड्स रहने से ये पॉजिटिव नेगेटिव दिखते हैं। ठीक है, देखो जैसे पॉजिटिव वर्ड्स का लिस्ट देखो, एनकरेज, तो ऑपोजिट क्या है, डिस्करेज। पॉजिटिव टैग वर्ड्स में और क्या, हेल्प स्टूडेंट्स टू कोप अप इन द एनवायरमेंट, बच्चों को हेल्प करना, सहायता करना कि वो एनवायरमेंट के साथ मिक्सअप हो सके। यहाँ पे स्पेशल स्कूल, जब स्पेशल स्कूल होता है ना, तब हम इन बच्चों को अलग कर देते हैं, सोसाइटी से अलग निकाल के एक स्कूल में डाल दिए, तो ये नेगेटिव है। सेंसिटाइजेशन, संवेदनशील, सेग्रीगेट, अलग कर देना। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सबको जोड़ देना। एक्सक्लूजन, बहिष्करण। इंक्लूजन, एक्सक्लूसिव, पृथक। ठीक है, समावेशन और पृथक हो गया। रेगुलर स्कूल, सबके लिए जो होता है। स्पेशल स्कूल, विशेष शिक्षा। चेंज द सिस्टम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोला गया कि सबके लिए होना चाहिए इंटीग्रेटेड, बट यहाँ पे इंटीग्रेटेड में क्या होता है, जब बच्चे और कुछ नहीं कर सकते तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जाते हैं। तो नॉर्मल एजुकेशन सबसे बेस्ट होता है जहाँ पे बच्चा हर टाइप का डेवलपमेंट फील करता है, सीखता है, स्किल सीखता है, जो कि इंटीग्रेटेड में पॉसिबल नहीं हो पाता। रेगुलर हो गया स्कूल। देन चेंज द सिस्टम, चेंज द सिस्टम तो व्यवस्था को बदलाव करना, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इन्वॉल्व करना, सबको शामिल करना। शुड गिव अटेंशन, सबके ऊपर ध्यान देना। डाइवर्सिटी, विविधता, सबके लिए सोचना। ठीक है, पार्शियलिटी नहीं, एक के ऊपर नहीं सोचना है, एक धर्म को देखना नहीं है, सारे धर्म को देखना है। ठीक है, सारे लोगों को सोचना है। हेट्रोजेनस, अलग होते हुए भी सबको एक साथ रखना, दैट इज अ हेट्रोजेनस, अलग अलग। ठीक है, फिर भी एक। एप्रोप्रिएट मेथड, जो सही मेथड हो उसको चुने, विधियाँ। ठीक है, अभी देखो वहाँ पे चेंज द सिस्टम बोला गया था ना, यहाँ पे बोल दिया चेंज द चाइल्ड, बच्चे को ही बदलाव कर दो। सीट सेपरेटली, जो बच्चों को कुछ नहीं आता उसको अलग बैठा दो, तो ये रॉन्ग है। इग्नोर करना, पैसिव, बच्चों को निष्क्रिय कर देना। मार्जिनलाइज्ड, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे मतारोपण लिखा गया है। मार्जिनलाइज्ड का मतलब हो गया अलग करके रखना, दैट इज एक्सक्लूज कर देना, मतलब एक्सक्लूसिव पॉइंट से हमने सीखा था एक्सक्लूजन कर देना। होमोजेनस, सबको समान भाव, मतलब भाव रखना, हम लोग समान रूप से देख रहे हैं, समरूपी, और उसके बेसिस पे ये नहीं हुआ तो उसको यूज कर देना, तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, हर किसी को बेनिफिट्स नहीं मिलते। एप्रोप्रिएट एजुकेशन, अनुकूल शिक्षा। अभी क्या बोलोगे, जैसा मेथड चल रहा है एप्रोप्रिएट मेथड यूज करना अच्छी बात है, बट बच्चों के अकॉर्डिंग एजुकेशन को ही बदल देना ये नेगेटिव है। एजुकेशन जैसा चल रहा है चलने दो, बट उसको कैसे बेनिफिटेड कर सकते हो, बच्चों के अंदर डाल सकते हो, उसके लिए मेथड्स चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। इसके बाद और भी हैं जो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि पेडागोजी पेपर्स में क्या क्या कहाँ कहाँ कंप्लीट हुआ है, तो मैं सिलेबस बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, 3-4 दिन के बाद ही बताऊंगी, एक एक पोर्शंस का, किसी जो इंडिविजुअल क्लासेस होंगे उसमें थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी क्या क्या सेम है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी दे दूंगी। ठीक है, एंड उस क्वेश्चन का प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्या बोले सर, क्या होता है डिसेबल्ड। सो कल हमने पढ़ा था इंक्लूसिव एजुकेशन एंड टुडेज टॉपिक इज लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम विकलांगता। ठीक है, और हम बोल सकते हैं इसको डिसेबल्ड, कोई पर्सन अगर कुछ
काम करने में अक्षम होता है उसको हम डिसेबल्ड बोलते हैं। अभी बोला है क्या, लर्निंग डिसेबल्ड, जो पढ़ नहीं सकता, जिसको पढ़ने में असुविधाएं होती हैं उन बच्चों को। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बोला गया, फटाफट क्विकली उसको समझना है। अभी स्क्रीन आता होगा, प्रॉपर आ रहा है ना स्क्रीन, होता है। तो दैट इज द स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, थोड़े से इश्यूज होते हैं पढ़ने में। देन इमोशनल डिफिकल्टीज एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज, जो आपके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। समटाइम्स घर के प्रॉब्लम से हो, कुछ भी हो, तो इमोशनली दे आर वेरी डिस्टर्ब, डिफिकल्टीज फेस करते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट मतलब, ये इंटेलेक्चुअल मतलब हो गया आपका बौद्धिक, मतलब आपके आई क्यू दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, आई उसमें इश्यूज आते हैं, आई बहुत ही कम होगा और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ होगा, सो दैट दे कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्रॉपरली। यूजुअली क्या होता है ना, जब भी एजुकेशन लेना रहता है तो हमें आईक्यू हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, बट आईक्यू में यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट, मेनली ड्यू टू हेरिडिटी एंड ड्रग्स बाय मदर्स एट द प्रीनाटल स्टेज। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेजेस, ओके, 3 टाइप ऑफ स्टेजेस होते हैं। क्या है ये? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हमने पढ़ा हुआ है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका सीडी है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें क्या था याद करो, आपका जो पूरा बर्थ स्टेज है, बर्थ पीरियड बोला जाता है। तो बर्थ पीरियड को हमने कितना पार्ट में डिवाइड किया है? पहला है बर्थ के अकॉर्डिंग, अगर बर्थ से पहले है तो प्री नाटाल बोला जाता है, नाटाल मतलब बर्थ। देन आएगा पोस्ट, पीछे बर्थ के बाद पोस्ट नाटाल, एंड नाटाल मतलब बर्थ के पीरियड में। तो इसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट बोला गया है, ठीक है। अभी देखो ये बोला जा रहा है, अगर कोई मदर, इन बच्चों का आईक्यू कैसे कम होगा या डिसेबल्ड कैसे होंगे? अगर उनकी मदर प्री नाटाल स्टेज में, जब प्रेग्नेंट है उस स्टेज में, वो क्या करते हैं, ड्रग्स और ड्रग्स लेते हैं। या फिर समटाइम्स क्या होता है ना, कभी कभी हेरिडिटी की वजह से भी होता है। मेनली कुछ इश्यूज आते हैं हेरिडिटी के वजह से। हेरिडिटी क्या है? आनुवांशिक गुण हो गए, तो उसके वजह से भी हो सकता है। अभी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी इज वेरिएबल स्टेट, इज ए वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल क्या है? परिवर्तनशील, चेंजेस होते रहते हैं, इसकी अवस्था में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। इट कैन बी इवेल्युएटेड बाय द एनेक्डोटल रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ सम इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री नाटल पीरियड टू द एंडिंग ये मूव करेगा, मतलब आपका प्री नाटल पीरियड से ये स्टार्ट कर रहा है, प्री नाटल, ओके, एंड मूव करेगा अप टू डेथ पीरियड। सो प्री नाटल टू डेथ पीरियड, इसको अगर हम रिकॉर्ड बनाते हैं, मतलब एक बच्चे का टोटल इन्फॉर्मेशन लेना है, तो प्री नाटल से उसका प्रेगनेंसी पीरियड से हम स्टार्ट करें, एंड नाटल बर्थ पीरियड, एंड आफ्टर दैट। एंड कभी कभी ये रिकॉर्ड्स पूरा थ्रू आउट रखा जाता है, जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री बनाए जाते हैं, या फिर डिजीजेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन रखते हैं पर्सनस के, तो उसके अकॉर्डिंग ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनता है। Anecdotal record is also used in classroom education system or in schools or colleges, because if you want to examine a student, or if you want to know about their problems and give solution to these problems, then you need one record, okay, record of every information that is starting from their education to ending. तो पूरा वो क्या रहेगा, एक रिकॉर्ड रहेगा, जहाँ पे बच्चा कब एडमिशन लिया, उसका हेल्थ कैसा था उस पीरियड में, उसके घर पे कौन कौन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका पूरा टोटल हिस्ट्री वहाँ पे रहता है। एंड प्लस जो एजुकेशन में उसको एग्जामिन करने के बाद हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्स के थ्रू उसको रिजल्ट्स देते हैं, वो सब कुछ मेंशन होता है। तो दिस इज कॉल्ड द एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। उस अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड से हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी देखो हिंदी इंग्लिश बोथ है, ये सारे इन्फॉर्मेशन रखना, ये सबको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश बनाने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशंस को रखोगे, फ्यूचर में देखना ये सारे पोर्शंस काम में आएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट देखो क्या है, अभी डिसलेक्सिया, पहला क्या आएगा, डिसलेक्सिया। व्हाट डू यू मीन बाय डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया मतलब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, रीडिंग में इशू है, दैट इज रिलेटेड टू रीडिंग। सिम्टम्स क्या है, प्रॉब्लम्स विथ रीडिंग, एक्यूरेसी, स्पीड, कंप्रीहेंशन। प्रॉब्लम्स किस में आएंगे, पढ़ने में आएंगे, या फिर आप पढ़ रहे हो, कभी कभी ना पढ़ते पढ़ते आप तुतला जाते हो, बहुत ज़्यादा आपका मिस्टेक होता है, स्पीड में नहीं पढ़ पाते, या एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाते। नॉर्मली जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें इशू आता होगा, या उसका मीनिंग आप ड्रॉ आउट नहीं कर पाते हो प्रॉपरली। तो ये सब किससे रिलेटेड हो गया, रीडिंग इश्यूज़ हैं। रिपीटेड, देखो और क्या है, रिपीटेड स्पेलिंग एरर, गलतियाँ आएंगी, स्पेलिंग, शब्द लिखने में आपको स्पेलिंग एरर होते जाएंगे, शब्द में उच्चारण में जो भी प्रॉब्लम हुआ वो तो अलग बात है, स्पेलिंग लिखने में इशू होगा। रिवर्सल ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द लेटर, कभी कभी कंफ्यूजन होता है ये में, बी और डी में,
ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है इसमें और इसमें, ये इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। अगर इसको मूव कर दो ना ऑपोजिट तो ये क्या बन जाएगा डी, इसको मूव कर दो ऑपोजिट तो ये बन जाएगा बी, डब्ल्यू को अगर ऑपोजिट मतलब उल्टा कर दो तो ये एम बन जाएगा, एम को उल्टा कर दो तो डब्ल्यू बन जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है इन बच्चों को। रीडिंग एंड राइटिंग इशू, रीडिंग एंड राइटिंग इशू, इट इज़ रिलेटेड टू डिसलेक्सिया। ठीक है, अभी देखो डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या है बताओ, डिस्ग्राफिया क्या होगा, राइटिंग एंड ग्राफिंग इशू। राइटिंग इशू याद रखना बस, राइटिंग इशू समटाइम्स क्या होता है ना, पुअर राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स में इश्यूज आते हैं। इलेजिबल राइटिंग मतलब ऐसे हमेशा ऐसे ऐसे करके लिख देना, कुछ नहीं समझ आया तो मतलब ऐसे लिख देना, तो दैट इज उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हम लोग, पढ़ नहीं सकते। सो इलेजिबल राइटिंग, जैसे उड़ीसा में मैंने अभी न्यूज़ सुना था, उड़ीसा में चल रहा है, बाहर भी चल रहा है कि डॉक्टर्स को बोला गया है कि प्रेस्क्रिप्शन में अच्छे से लिखने के लिए, क्योंकि वो मेडिसिन का नाम मतलब मेडिसिन स्टोर में भी लोग पहचान नहीं पा रहे, एंड जो भी आपके पेशेंट है, पेशेंट के घर वाले भी पहचान नहीं पा रहे, सो दैट गलत मेडिसिन से बहुत लोगों का डेथ हो जा रहा है। तो इस वजह से राइटिंग को करेक्ट करने के लिए बोला गया, अगर अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो उसको हम इलेजिबल। अच्छा अभी देखो क्या है, डिस्ग्राफिया दैट इज अ राइटिंग इश्यूज था, है इनकंसिस्टेंसीज, मिक्सचर ऑफ प्रिंट एंड कर्सिव। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब राइटिंग करते हैं ना, देखना गलत कितना लिखते हैं हम, अरे हम गलत कितना लिखते हैं, कैसे गलत लिखते हैं बताओ। तो इसमें प्रॉब्लम होता है कभी कभी राइटिंग में, जैसे आप राइटिंग कर रहे हो अभी, ठीक है, राइटिंग कर रहे हो ना, ऐसा आप लिखते जा रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लिखना स्टार्ट किया, देन नॉर्मल लिखना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। प्रिंट एंड कर्सिव मिक्सचर हो जाते हैं, अपर केस लोअर केस, इसमें प्रॉब्लम होता है। इरेगुलर साइजेस ऑफ सेव और स्लैंट ऑफ लेटर्स, अभी मैं स्लैंटिंग लेटर्स में दिखा रही थी, वही पॉइंट बताया। अनफिनिश्ड वर्ड्स और लेटर, कभी कभी क्या आता है ना, प्रोनाउंसिएशन किसी का भी अगर इशू आया तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है। इनकंसिस्टेंट पोजिशन ऑन पेज, पेज में भी प्रॉब्लम आता है। अभी देखो डिस्कैलकुलिया, ये तो बहुत ईजी है, कैलकुलेशन वर्ड आया है, कैलकुलिया वर्ड कहाँ से आया है, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कैलकुलेशन वर्ड। तो बोलो डिस, कभी ना डिस वर्ड सुन लिया कहीं पे भी, दैट इज नॉट दिस डिश, यहाँ पे आया डिश, ठीक है, ये डिश का मतलब हो गया डिसफंक्शन और फंक्शनलेस, ठीक है, फंक्शनलेस जो काम नहीं करता, फंक्शनलेस ऐसा है, ठीक है। तो फंक्शनलेस किस में होगा, एरिथमेटिक में, कैलकुलेशन में। अफेक्ट्स पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर एंड मैनिपुलेट द नंबर्स एंड द नंबर फैक्ट्स, difficult to differentiate between the integers and letters, time and money based on base problems। तो इसमें बच्चों को किस किस चीज़ों में ज़्यादा इश्यूज आते हैं, जैसे कैलकुलेशंस करने में, ऑपरेशन जानते हो, प्लस माइनस हो गया आपका, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसमें भी इश्यूज आए। कभी कभी नंबर एंड नंबर फैक्ट्स को जानने में इश्यूज आते हैं, डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटीजर्स एंड लेटर्स, लेटर्स एंड इंटीजर्स में इश्यूज आते हैं। टाइम एंड मनी बेस्ड प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब टाइम एंड मनी बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। ये तीन चीज़ पहले भी मैंने बोला हुआ है आपको, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। देखना ओस्टेट में इस पार्ट से 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, आपके सीडीपी में 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, कंफर्म है। फिर देखो एक्स्ट्रा कुछ दिया है, एक्स्ट्रा देख लो, डिस्फेजिया और एफेजिया, डिस्फेजिया और एफेजिया, इट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मतलब देखो आप पहले अगर रीडिंग में इशू आता है तो वो डिस्लेक्सिया है, बट रीडिंग करने के बाद जो मीनिंग बताते हो अगर उसमें इशू आता है तो दैट इज कॉल्ड डिस्फेजिया, ठीक है। प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, मैं कुछ बता रही हूँ एंड आप समझ नहीं पा रहे हो, जब भी ऐसा अभी प्रॉब्लम हुआ हम लोग क्विकली उसको रिस्पॉन्स करके क्लियर कर दिए, बट अगर हम लोग एक्सप्लेन ना करें प्रॉपरली तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो सामने वाला पर्सन है वो गलत ही समझेगा एंड उसको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट करता है एंड अनेबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाता। तो स्पोकन लैंग्वेज कभी कभी समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, या जो पर्सन बोल रहा है वो उसको थोड़ा सा इशू है बोलने में, तो ऐसे टाइप के इशूज जब भी देखोगे लैंग्वेज रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड डिस्फेजिया, डिस्फेजिया। अभी आया डिस्प्रैक्सिया, क्या है, डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया क्या है, सेंसोरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, सेंसोरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। तो सेंसोरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर में क्या है, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, ये मोटर स्किल्स के अकॉर्डिंग है, ये मोटर स्किल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। सो प्रॉब्लम विथ हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, प्रॉब्लम विथ हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आई एंड हैंड का मूवमेंट एक साथ होने में प्रॉब्लम होता है, बैलेंस करने में प्रॉब्लम आता है, बॉडी बैलेंस, मैनुअल डेक्सट्रिटी। सो यहाँ पे क्या है, जैसे देखो आप क्या करोगे, एक पेन को पकड़ने जा रहे हो बट आपका आँख काम नहीं कर रहा, आई काम नहीं कर रहा, या आई में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें ढूंढने में कितना प्रॉब्लम आता है बताओ, होल्ड करने में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर वैसे ही सोचो, हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं एंड मेरा माइंड अब मेरे बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, एक साथ चल नहीं रहा है, तो मेरा क्या होगा, बॉडी एक एक टाइम चलने के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आते हैं आपके
डिस्प्रैक्सिया में इट इज़ रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल, मोटर डेवलपमेंट के साथ है या फिजिकल डेवलपमेंट के साथ है। नेक्स्ट वन इज अ ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी मतलब समझ रहे हो ना, इट इज रिलेटेड टू हियरिंग डिफरेंसेस बिटवीन साउंड्स, हियरिंग डिफरेंसेस बिटवीन द साउंड्स। सो प्रॉब्लम विथ रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड लैंग्वेज। हियरिंग डिफरेंसेस बोल रहा है, सुनने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, दो साउंड मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ एंड दोनों का डिफरेंस है, बट सामने वाले को लगेगा कि दोनों सेम सेम है, तो उसमें इश्यूज आएंगे एंड उसे सुन के जो हम लोग लिखेंगे या वो लिखेगा वो गलत ही लिखेगा। सो प्रॉब्लम विथ रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट एक पता है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, मतलब डिसऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये ऑटिज्म का बहुत सारे रेंजेस होते हैं एंड ऑटिज्म ना नॉर्मली जो बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है, जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन उसका स्टार्ट होता है, उस पॉइंट से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होना स्टार्ट करेगा। इसमें क्या होता है ना, ब्रेन काम नहीं करता, बच्चे का ब्रेन कैसा रहेगा, बच्चा डेवलप हो रहा है, बॉडी से ग्रो कर रहा है, मेंटली वो छोटा है। कौन सा मूवी देखा था बताओ, बॉडी से ग्रो कर रहा है बट मेंटली वो छोटा है, छोटा बच्चा जैसा बिहेव करेगा। कौन सा मूवी देखा है, सोशल इंटरेक्शन। याद रखना, पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई लिखना, यहाँ पे क्या पॉइंट होना चाहिए था कि ऑटिज्म ना नॉर्मली बचपन से पकड़ नहीं सकते, मतलब 0 to 2 years दैट इज अ इन्फेंसी पीरियड। इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंसी पीरियड। सो इन्फेंसी पीरियड में ये पॉसिबल नहीं है कि आप रिकॉग्नाइज कर सको कि बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं है। बच्चा जैसा एजुकेशन सिस्टम में जाएगा, सोशली इंटरेक्ट करेगा, जैसे वो खेल कूद में जाएगा, प्ले कर रहा है, उसी टाइम पे पकड़ सकते हैं कि ये बच्चे को ऐसा इशू है। ठीक है, समझ आया। और एक पॉइंट है एडीएसडी। हाँ, अब आया प्रॉब्लम। ये एडीएसडी क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, देखो अब आया आपका तारे जमीन पर वाला पॉइंट। ठीक है, अभी आया तारे जमीन पर, जो आपका मूवी का जो भी आप बोल रहे हो पॉइंट्स, ये है अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। ये क्या लीड कर रहा है, जब ये डिसऑर्डर होता है ना, डिसऑर्डर, ऑर्डर मीन सीक्वेंस, डिसऑर्डर सीक्वेंस में नहीं रहेगा। ठीक है, जो भी आपका बॉडी का ग्रोथ है उसमें सीक्वेंस नहीं रहेगा। आप अगर मेमोरी कोई चीज़ को याद रखना चाहते हो बट वो याद नहीं रह रहा है, तो आपको क्या है, अटेंशन डेफिसिट, मतलब अटेंशन का कमी, आप कोई चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, अटेंशन का कमी है आप में, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है। ये ब्रेन में ही होगा। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, देखो बहुत चंचल है बच्चा, बोलते नहीं है बच्चा बहुत चंचल है, तो उसको क्या चाहिए, उसको ऐसा कोई समझाने वाला चाहिए, गाइड करने वाला चाहिए जो उसका अटेंशन को पकड़ सके। ठीक है, सो शॉर्ट अटेंशन स्पैन, बहुत ही कम टाइम के लिए वो अटेंशन रहता है। डिफिकल्टी फोकसिंग, देखो कोई एक चीज़ में आपने पर्टिकुलर एक, सपोज मैंने 1 लिखा, इधर 2 लिखा, इधर 3 लिखा, एक बच्चा होगा कि ये 1 क्यों लिखा है, क्या है इसका मतलब, समझने के लिए बहुत टाइम देता है। बट और एक बच्चे क्या होते हैं, फटाफट देखेंगे, हाँ ये है, मुझे याद नहीं है अभी सीक्वेंस क्या था। ठीक है, हम लोग जानते हैं बोल के ये समझो, छोटे बच्चों के लिए बोल रही हूँ, स्पेशली सोचो डिफिकल्टी फोकसिंग, वो फोकस नहीं करते हैं एक चीज़ पे, इसलिए वो भूल जाते हैं। पुअर मेमोरी, सो दैट पुअर मेमोरी भी आएगा। डिसऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट में इशू, सपोज ACDF GBE ऐसा दिया, बोला गया पूरा अरेंज करो, बच्चा अरेंज नहीं कर पाएगा बिकॉज अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, पुअर इम्पल्स कंट्रोल, इम्पल्स मतलब स्टिमुली, इम्पल्स मतलब क्या होता है, स्टिमुली। ठीक है, स्टिमुली मतलब क्या है, आउटर फोर्स, आउटर और एक्सटर्नल फोर्स, एंड दैट फोर्स लीड्स यू टू रेस्पॉन्स अगेंस्ट दैट स्टिमुली। ठीक है, वो फोर्स आपको हेल्प करेगा कि उस पर्टिकुलर स्टिमुली के अगेंस्ट आप रेस्पॉन्स दें। ठीक है, तो फोर इम्पल्स कंट्रोल बोला गया, आपको स्टिमुली के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपके ऊपर जो भी कोई कुछ बोलता है आप मान जाते हो, बट ऐसा नहीं है, समझना पड़ेगा वो रॉन्ग है या राइट है, तो इसलिए पुअर इम्पल्स कंट्रोल लिखा गया। रेस्टलेसनेस, जब आपको कुछ समझ नहीं आता ना, आप बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली माइंड इधर उधर चारों तरफ दौड़ाते हो एंड आप रेस्टलेस हो जाते हो, तो ये आपका हमेशा का रहता है एंड आप टायर्ड हो जाते हो एंड कुछ भी याद नहीं रहता, रेस्टलेसनेस। ठीक है, ये आपके इतने टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, इतने इश्यूज हैं जो एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। क्या हम क्लियर हैं, देखो लर्निंग प्रोसेस और पेडागोजी। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज होता है ना कि बच्चे बोलते हैं कि पेडागोजी क्या है। पेडागोजी मीन्स टू लीड आउट ए चाइल्ड, एक बच्चे को गाइड करना, जो कि हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, पेडागोजी डजंट मीन टू लर्न द कंसेप्ट वट एवर यू लर्न बिफोर इन ग्रेजुएशन और इन +2 और इन 10th। आपने 10th में क्या पढ़ा, +2 में क्या पढ़ा, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, उसके बारे में फिर से पढ़ना, ये पेडागोजी नहीं है। पेडागोजी ये बोलता है कि आप उसी सब्जेक्ट के टीचर हैं एंड आप कैसे उस सब्जेक्ट के बच्चों को हैंडल करेंगे, गाइड करेंगे एंड लीड आउट करेंगे। सो टू लीड आउट ए चाइल्ड। ठीक है, व्हाट इज लर्निंग, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। शॉर्टकट बोल रही हूँ,
ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज मतलब क्या समझा था ना, पेडागोजी मीन्स टू लीड आउट ए चाइल्ड, याद रखना है, टू लीड आउट ए चाइल्ड, बच्चे को गाइड करना है, ठीक है, टू लीड आउट ए चाइल्ड। इसके अकॉर्डिंग एक लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजिकल एनालिसिस एंड राइट अबाउट द कंपोनेंट ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा है, उसी के रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये पेडागोजी का पार्ट है, पेडागोजी में एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ से आता है, ठीक है। आपको लर्निंग क्या बताया था, कोई चीज़ को सीखना, राइट। सो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करना, सीख लेना, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। व्हाट इज लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, ठीक है, ज्ञान को आप आहरण करते हो, ठीक है। फिर क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, देखो आप जो नॉलेज लेते हो ना, वो नॉलेज के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, डिफरेंट माध्यम हो सकते हैं, डिफरेंट मीडियाज हो सकते हैं। देखो वैल्यू, मोरल वैल्यूज रिलेटेड टू गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये डिसाइड कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज बोले गए हैं, ठीक है। स्किल्स जो कि आपके कौशल हैं, ये कौशल से जुड़े हुए हैं, आप कितने टाइप के कौशल सीखे हो, कौन सा हेल्पफुल है कौन सा हेल्पफुल नहीं है, ये सब जानते हैं। बिहेवियर्स, आप जब लर्निंग करते हो, जब नॉलेज लेते हो ना, आप हाउ टू बिहेव विद इन क्लासरूम, हाउ टू बिहेव विद इन ए कम्युनिटी और हाउ टू बिहेव इन ए सोसाइटी, ये सब कुछ बिहेवियर आप सीखते हो। एंड डिफरेंट टाइप का बिहेवियर आपको शो करना पड़ता है एज पर द प्लेसेस, जो भी आपका जगह हो उसके हिसाब से। दैन नेक्स्ट वन इज द एटीट्यूड्स, डिफरेंट एटीट्यूड्स बच्चों में डेवलप्ड होते हैं, एक टाइप का बोल सकते हो पर्सनालिटी भी डेवलप्ड होता है, एंड पर्सनालिटी के बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हो, कभी कभी लीडरशिप कैरेक्टर डेवलप होता है, एंड सबसे अच्छा लीडरशिप कैरेक्टर होता है डेमोक्रेटिक और द सपोर्टिव लीडरशिप, जो सारे लोगों को सपोर्ट करते हुए चले। आई एम ऑल्सो ए लीडर एंड आई एम ट्राइंग टू लीड ऑल द स्टूडेंट्स अंडर माई ग्रुप और अंडर माई जो भी बोल सकते हैं सुपरविजन, ठीक है, अंडर माई सुपरविजन। सो अंडर माई सुपरविजन आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ फर्स्ट वेरी गुड पर्सन और सिटीजन, एंड आफ्टर दैट आई एम ऑल्सो ए लर्नर, मैं एक लर्नर हूँ। सो मैं लर्नर हूँ, अगर मैं बेस्ट दूंगी प्रेजेंटेशन तो ऑब्वियस है मेरे स्टूडेंट्स भी बेस्ट देने को ट्राई करेंगे, ठीक है। एक तो होगा, 100 में से एक बच्चे होंगे जो कि ट्राई करेंगे कि और ज़्यादा बेटर करें, मैम से भी बेटर करेंगे, सो एक होना चाहिए। तो वैसे हमें एक रोल मॉडल बनना है, so we are just like a role model, we play many things, many roles in the school, in the society or in outside environment also, ठीक है, हमें हर एक जगह पे रोल प्ले करना पड़ता है। तो उस बेसिस पे याद रखना, एटीट्यूड सबके अलग अलग होते हैं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अलग, टीचर्स के अकॉर्डिंग अलग 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 होता है, एंड इसके अकॉर्डिंग बिहेवियर, वैल्यूज, स्किल्स, एटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, लर्निंग आपको क्या प्रोवाइड करता है ना, ये आपको एक्सपीरियंस देता है एंड ट्रेनिंग देता है, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग देता है, ठीक है, आपको सिखाता है, प्रैक्टिस करवाता है कोई एक चीज़ में फिक्स होने के लिए, ठीक है। अभी देखो नेचर क्या है, लर्निंग का नेचर पहले भी पढ़ चुके हो, लर्निंग क्या है फटाफट देख लो। लर्निंग यूनिवर्सल प्रोसेस है, टीचिंग के बारे में डिटेल पढ़ा था, लर्निंग के बारे में भी डिटेल पढ़ा था, थोड़ा सा बस देख लो। लर्निंग यूनिवर्सल है, एडजस्टमेंट करना सिखाता है, पर्पसिव है, कोई पर्पस के लिए करते हो, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है जो कि रिजल्ट और एक्सपीरियंस में आता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे क्रम अनुसार बढ़ता है और क्रमान्वित होता है, इसको हिंदी में बोलता है क्रमान्वित होना, क्रमान्वित, ठीक है, क्रमान्वित होना, और ट्रांसफरेबल है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफर हो सकता है, प्लस कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग है, एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है बट परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में। डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे कर चुके थे, तो वुडवर्थ याद होगा, वुडवर्थ का पढ़ा था, स्किनर का पढ़ा था, क्रो एंड क्रो का पढ़ा था, उतना करने से एनफ है। और कुछ डेफिनेशंस हैं, थॉर्नडाइक का देख लो क्योंकि पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। लर्निंग इज सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सेस एंड कनेक्टिंग इट विद द स्टिमुलस। लर्निंग एक एप्रोप्रिएट क्या है, रेस्पॉन्सेस सिलेक्ट करने का प्रोसेस है। देखो जब आपको कोई लर्निंग दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो आपके लिए स्टिमुली है, बट आप उसके अगेंस्ट अगर सीख के रेस्पॉन्सेस देते हो तब जाके पता चलेगा कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उस स्टिमुली के अकॉर्डिंग, ठीक है। गार्डनर मुर्फी इनका नाम है पूरा, गार्डनर मुर्फी। तो गार्डनर मुर्फी क्या बोलते हैं, लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। अगर एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आता है, एनवायरमेंट का नीड भी होगा, देखो आपका जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, वो अगर चेंज हो रहा है तो धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग भी उसका जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड होता है, वो भी बदलाव आएंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन को उस चीज़ में मॉडिफाइड होना है या फिर खुद के बिहेवियर को मॉडिफाइड करना है, एंड मतलब क्या है उसमें अंदर जाना है या फिर सोसाइटी में एडजस्ट करना है। सो लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, जितने चेंजेस आ रहे हैं ना आपके अंदर, वो सारे किस लिए आ रहे हैं, लर्निंग की वजह से आ रहे हैं। ये दोनों ठीक है, बाकी के जो पॉइंट्स है ना इतना आपका एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो एक्स्ट्रा है। लर्निंग थ्योरीज पहले भी मैंने पूरा आपको थ्योरी बताया था, ये याद करो, ये भी लिखा है,
ठीक है, पढ़ लिया था, लर्निंग एक प्रोसेस है, नोट्स ये हो गया था, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये पोर्शन यहाँ तक हो गया था। एक पार्ट स्टार्ट करना था, कार्ल रोगर्स का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मतलब ये रिलेटेड टू इंसानियत बोलते हैं ना, आप ह्यूमन क्यों हो, आप ह्यूमनिस्टिक मतलब क्या समझते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑन इंडिविजुअल। ये ना इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हर एक इंसान के ऊपर उसका नेचर क्या होगा। पहले तो ह्यूमन मतलब आप जानते हो, ह्यूमन क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, एक्टिव भी होते हैं एंड क्रिएटिव भी होते हैं जो ह्यूमन है। इंडिविजुअल के पास क्या होता है, चॉइस होता है, इंटरेस्ट होता है, क्रिएटिविटी होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। एक्चुअली आप कौन है, तो आपको एक लाइन पढ़ाया था फिलोसॉफी में, दैट इज आत्मदेवारे द्रष्टव्य, खुद की आत्मा को दर्शन करो। तो दैट इज संस्कृत में बोला गया आत्मदेवारे द्रष्टव्य। ठीक है, आत्मदेवारे द्रष्टव्य, तो आपको अपने आप को देखना है, अपने अंदर क्या पॉइंट्स हैं, आपको मॉडिफाई खुद को करना है, तो उस चेंजेस को लाने के लिए खुद ही के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑन इंडिविजुअल। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच उसके ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव है ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, दैट इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस्ड। और क्या है, ये लिखा गया यूनिकनेस लिखा गया है। ठीक है, यूनिकनेस होना चाहिए था, यूनिकनेस। सो यूनिकनेस, सारे लोग यूनिक ही होते हैं बाबा, सारे लोग, ऑल ह्यूमन बींग्स आर यूनिक, ऑल एनिमल्स, ऑल क्रिएचर्स आर यूनिक, बिकॉज दे लिव देयर लाइफ एज पर देयर ओन थॉट, ओन एक्सपीरियंसेस। ओके, आप भी अपना लाइफ जीना चाहते हो, अगर मैं यहाँ पे इंटरफेयर करना स्टार्ट करूँ ना, तो एक दिन आप भी हम मेरे ऊपर गुस्सा हो जाओगे। तो उस अकॉर्डिंग समझो कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जीना चाहता है। जब उसको नीड होता है तभी वो क्या नीड करता है कि मुझे सजेस्ट करो कुछ, मैं मॉडिफाई करूँ क्या नहीं करूँ। ठीक है, अदरवाइज वो ऐसा ही रहना चाहता है जो वो खुद चाहता है। ठीक है, यूनिक होता है, हर एक पर्सन का अपना कुछ क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, चॉइसेस होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। देखो, फ्रीडम रहना चाहिए एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब यू हैव फिक्स्ड माइंड, यू हैव फिक्स्ड प्रोसेस कि मुझे यही करना है, आई हैव टू डू समथिंग बट इन माई ओन ओपिनियन, इन माई ओन चॉइस और इंटरेस्ट। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन है, फिक्स रहेगा खुद के हिसाब से। कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। कौन सा साइकोलॉजिस्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है, एक पर्सन का नाम दे दिया और 4 पर्सन के नाम दे देंगे, उनमें से पूछा जाएगा व्हिच वन और व्हिच साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट इज फेमस फॉर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इनमें से कौन से साइंटिस्ट है जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो कार्ल रोगर्स, कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, 1902 टू 1987, मतलब 85 ईयर्स उनका पूरा स्पान है, लाइफ स्पान है। ठीक है, फेमस थ्योरी क्या उन्होंने दिया है, देखो पूरे 4 थ्योरीज उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी क्या डेवलप होता है, मैंने अभी बोला था ना ह्यूमंस आर यूनिक, तो उसके अकॉर्डिंग सोचो, पर्सनालिटी ऑल्सो डिफरेंट, पर्सनालिटी ऑल्सो डिफरेंट, ओनली वी हैव टू फॉलो सम वन हु आर बेटर देन अस, जो हमसे बेटर होते हैं एंड दे आर वेरी यूनिक और वी लव दैम, तो हम उन जैसा बनने को ट्राई करते हैं, या फिर वी फॉलो देयर पाथ, उनके रास्ते को हम फॉलो करते हैं। तो ऐसे पर्सनालिटी हमारा बिल्ड होता है, किसी को हम फॉलो करके खुद को मॉडिफाई करते हैं। तो ये कंसेप्ट लिखा गया था सेल्फ थ्योरी में। नेक्स्ट आया पॉजिटिव रिगार्ड। ऑलवेज ट्राई करना है कि हम पॉजिटिव वे से बढ़े, पॉजिटिव चेंजेस आए हमारे अंदर, जितने भी चेंजेस आने हैं वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव नहीं। पर्सन सेंटर्ड थेरापी, पर्सन्स के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, थेरापी यूज़ करोगे। इट इज़ रिलेटेड टू गाइडेंस टाइप और काउंसलिंग टाइप, जो कि आपके अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट थे, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कभी कभी इंसानों को कुछ नीड होता है चेंजेस, तो उस बेसिस पे पर्सन सेंटर्ड थेरापी भी उन्होंने डिस्कवर किया। एंड द लास्ट वन इज द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। लास्ट वन क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इंसान कैसे सीखते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, रोगर्स एडेड दैट फॉर ए पर्सन टू ग्रो दे नीड एन एनवायरमेंट। अगर एक पर्सन को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो उनको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट चाहिए। ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे पॉइंट 4 पॉइंट मेंशन है, देखो क्या क्या होना चाहिए, कल के पॉइंट में भी बोला था, जेन्युइननेस होना चाहिए, ओपननेस एंड सेल्फ डिस्क्लोजर। आप खुद को जब चाहो ओपन कर सकते हो, आप खुद चाहो तो बंद कर सकते हो। जेन्युइननेस आपके अंदर होना चाहिए, जेन्युइन थॉट आने चाहिए, पॉजिटिविटी। कभी ना फेकिज्म के ऊपर मत जाना। देखो, अगर मैं ट्राई करूँ कि मैं पूरा डे अपनी लाइफ को फेकिंग करते चलूँ, पूरा पूरा टाइम, सो ना आप जिंदा नहीं रहोगे, कुछ दिनों के अंदर आप पागल हो जाओगे। सो फेकिज्म की तरफ नहीं जाना है, जो एग्जैक्ट है उसी जेन्युइन थिंग्स के साथ चलो, जितना आपको आ रहा है उतने के साथ चलो। कभी भी जो चीज़ नहीं आता ना, उसमें हार मान जाना अच्छी बात है, क्योंकि उससे आप सीखोगे। ठीक है, जैसे कि मुझे कभी कुछ नहीं आता तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बोलती हूँ कि ठीक है मुझे टाइम दो, मैं उसको मॉडिफाई करके दूंगी। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस में मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, फेलियर होगे तभी सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑलवेज जेन्युइन रहना है, जेन्युइननेस, ओपननेस, ऑलवेज ओपन रहना है एंड सेल्फ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस। कोई भी चीज़ आए अनकंडीशनल वे में एक्सेप्ट करो,
कंडीशन मत फिक्स करो, मुझे ऐसा ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा आ रहा है उसको ले लो एंड उसको ट्राई करो मॉडिफाई करने के लिए, उसको अपने हिसाब से बना लो, चलेगा। दैट इज एक्सेप्टेंस। लास्ट वन, इम्पैथी। ठीक है, इम्पैथी मैंने कल ही बोला था, इम्पैथी एंड सिंपैथी में डिफरेंस। सिंपैथी नहीं दिखाना है, इम्पैथी चाहिए। बीइंग लिसन्ड, आपके पॉइंट्स को, अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ आपको एंड मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ एंड आपको मैं बात बोल रही हूँ एंड आप उसको ना सुन के बोलते तुझसे नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, ये नेगेटिव हो गया। बोलना क्या है, तुझसे ही होगा, तू ही कर पाएगा। सो ये पॉइंट है इम्पैथी, बीइंग लिसन्ड एंड अंडरस्टूड। अभी देखो एक थ्योरी पढ़ाते हैं, सेल्फ थ्योरी। ठीक है, कौन सा थ्योरी है, दैट इज द सेल्फ थ्योरी। सेल्फ थ्योरी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इट इज ये ऑर्गेनाइज्ड है एंड कॉन्सिस्टेंट सेट ऑफ परसेप्शंस एंड बिलीव्स अबाउट वन सेल्फ। किसी के बारे में आप कुछ बोल रहे हो, परसीव कर रहे हो, या फिर एक चीज़ को समझना है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या क्या है, उसको समझने के लिए कुछ सेट ऑफ परसेप्शंस रखे गए हैं जिसको समझना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। एक पॉइंट है, यहाँ पे 3 कॉम्पोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ ओथ, खुद को वैल्यू देना सीखो। दैट इज द ओपिनियन, वैल्यू योर प्लेस ऑन योर सेल्फ। ये वैल्यू यू बोला गया और योर प्लेस होना चाहिए था। अगर योर बोलोगे, योर के बाद प्लेस लगेगा, यू प्लेस नहीं होगा, वैल्यू योर प्लेस होगा। ठीक है, वैल्यू योर प्लेस ऑन योर सेल्फ। पहले ना खुद को वैल्यू देखना सीखो, जितना हो। स्टार्टिंग किए थे 0 में, अगर आप 10 में भी हो तो बहुत अच्छा बात है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, डोंट ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ। सो किसी से कंपेयर नहीं, यू आर यूनिक, यू आर यूनिक। सो दैट आप अपने आप को वैल्यू देना पहला सीखो। देन सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज, हाउ यू सी योर सेल्फ, कैसे खुद को देखते हो वो देखो। ठीक है, हाउ यू सी योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इमेज। आइडियल सेल्फ, द पर्सन दैट यू वुड लाइक टू बी। आइडियल सेल्फ क्या होता है पता है, एक ऐसा नेचर जिसको आप पसंद करते हो, जिसका नेचर आदर्शवादी। जैसे आई लव सुभाष चंद्र बोस या फिर विवेकानंद, दे आर माई आइडियल्स। सो आई वॉन्ट टू फॉलो दैम ऑलवेज इन माई लाइफ एंड ऑलवेज ट्राई टू बीइंग ए वेरी ओरिजिनल और वेरी यूनिक, जस्ट लाइक दैम। उन जैसा बनने को मैं ट्राई करी हूँ। उन जैसा तो 100% नहीं हो सकते, बट 1% तो हो सकता है ना, उन जैसा बनने को ट्राई करूँगी। सो आइडियल सेल्फ ये है। जो 2 सेल्फ होते हैं, एक होता है रियल सेल्फ, रियल, एक होता है आइडियल। ठीक है, रियल है जो कि आपके पास है, आप जिसको फॉलो करते हो वो आइडियल है, आपके आदर्श। ठीक है, ये हो गया। ये इनकॉन्ग्रुएंट एंड कॉन्ग्रुएंट ये आपको नहीं चाहिए, चलेगा, बाद में पढ़ना, ये थोड़ा हाई क्लासेस के लिए है। अभी देखो पॉजिटिव रिगार्ड के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, सो ही बिलीव दैट वी नीड टू बी रिगार्डेड पॉजिटिवली बाई अदर्स। मतलब आपको जब लोग पहचानते हैं ना, तो आपके नेगेटिव काम के लिए नहीं, पॉजिटिव काम के लिए पहचानना चाहिए। ठीक है, आपके जो फीलिंग्स हैं उसको पॉजिटिवली वो बिलीव करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए विथ लव एंड अफेक्शन। ठीक है, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। आपका जो ये है पॉजिटिव रिगार्ड, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है ना, विथ सर्टन कंडीशन। कंडीशनल बोला गया ना, कंडीशंस रहेंगे। अनकंडीशनल, विदाउट कंडीशन, विदाउट जजमेंट, कोई आपको जज नहीं करेगा आपके काम के लिए। कंडीशन में आपको सब जज करना स्टार्ट कर देते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, अनकंडीशन में कोई जज नहीं करता। अब देखो पर्सन सेंटर्ड थेरापी क्या है। पर्सन सेंटर्ड थेरापी एम्फासिस ऑन द इंडिविजुअल्स और एबिलिटी। पर्सन्स बोला गया ना, पर्सन सेंटर्ड है, मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका एबिलिटी क्या है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है ना, लर्न थ्रू डिस्कवरी। एक्सपीरियंस लोगे, एक्सप्लोरेशन करोगे, कुछ डिस्कवर्ड करोगे। सो लर्न थ्रू द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है या फिर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो सकता है। क्यों है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स नीड एंड वांट। वो जो चाहते हैं उसी के बेसिस पे बोला गया है। ठीक है, क्या हम इतना क्लियर है, ये सुन नो पढ़ चुके हैं। एक है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कार्ल रोगर्स का है, और एक है कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट किसने डिस्कवर किया था, 2 पर्सन है, स्टोरी सुन के रखो, बार बार इनका नाम लिया है मैंने। एक है कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो कंस्ट्रक्ट करता है उसे कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं, जो निर्माण करता है। अब हो जाएगा हिंदी बच्चे, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब निर्माण करना। सो कॉग्निटिव बाय पियाजे, कॉग्निटिव बाय पियाजे एंड सोशल बाय वाइगोट्स्की, मतलब सोशल कंस्ट्रक्शन। ये थ्योरी किसने डिस्कवर किया, लेव वाइगोट्स्की, लेव वाइगोट्स्की। ठीक है, और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी किसने डिस्कवर किया, पियाजे, जीन पियाजे, दैट इज कॉल्ड जीन पियाजे। ठीक है, अभी देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में आ जाओ। तो कंस्ट्रक्ट जो आपका पहला पॉइंट था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, बिल्डअप करना। सो हम किसको बिल्डअप करें, नॉलेज को बिल्डअप करें। कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ज्ञान को बिल्ड करें बाय कनेक्टिंग प्रेजेंट नॉलेज विद द एग्जिस्टिंग। देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई पर्सन के पास 0 नॉलेज हो, ठीक है, और माइनस में हो, कुछ तो होगा। चलो स्टार्टिंग करते हैं, दैट इज फ्रॉम दी 1।
कुछ तो होगा ना। तो उस नॉलेज को यूज़ करके हमने न्यू नॉलेज ऐड कर दिया, न्यू नॉलेज ऐड किया, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो पहले से प्रेजेंट है आपके माइंड में, एंड दिस वन इज योर न्यू नॉलेज, ठीक है। व्हेन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड न्यू नॉलेज जॉइन टुगेदर, दे बिल्ड न्यू थिंकिंग प्रोसेस, न्यू थिंकिंग आएगा और न्यू लर्निंग पॉसिबल होगा, मीनिंगफुल आप करोगे चीज़ों को। सो एक्टिवली इन्वॉल्व लर्नर्स यहाँ पे कैसे होने चाहिए, एक्टिवली इन्वॉल्व, जो पार्टिसिपेट करे चीज़ों पे, ठीक है। और क्या होगा, मीनिंग मेकर्स, ये मीनिंग भी ड्रॉ आउट करेंगे। कॉन्टेक्चुअल एंड सोशल, कोई पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करेगा, कॉन्टेक्चुअल और सोशल होगा। एक्टिव प्रोसेस है, जो एक्चुअली निरंतर होते रहता है, एक्टिव है। नीड फ्री एनवायरनमेंट, बच्चे को अगर ना कुछ बिल्डअप करना है, ओल्ड नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज को मिक्स करके कुछ मीनिंग ड्रॉ आउट करना है, कुछ बनाना है, तो उनके लिए क्या चाहिए, फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। अच्छा, ये कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, पियाजेस कंसेप्ट, ठीक है, राइट, पियाजेस कंसेप्ट। तो उसके अकॉर्डिंग पियाजेस तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था, वहाँ पे भी सेम है कि बच्चे कैसे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म पॉइंट्स में आता है, कैसे चीज़ों को सीखता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स मैंने फटाफट से दे दिया है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको याद होगा 4 स्टेज है, SPCF, दैट इज सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, याद आया। अभी देखो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन, कॉग्निटिव बोला ना, ज्ञान, मेंटल एक्टिविटीज, तो उसमें नॉलेज ही आएगा। एंड वो कहाँ पे रहेगा, नॉलेज यूनिट्स और क्रिएटिंग मेंटल इमेज, वो स्कीमा में रहेगा। कहाँ रहेगा, स्कीमा, दैट इज SCHEMA, स्कीमा, ठीक है। जब हमें कॉग्निटिव फंक्शन कर रहा है, मतलब नॉलेज को लेना है, तो एडाप्टेशन पहले करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, कोई चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना है। उसके बेसिस पे हमें न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है एग्जिस्टिंग आइडियाज़ के साथ, स्कीमा के साथ। सो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब क्या करना है ना, जैसे जैसे आपका सिचुएशन चेंज होते जाएगा, उसके बेसिस पे एकोमोडेशन करना है, मतलब ओल्ड नॉलेज आउट एंड एज पर द सिचुएशन न्यू नॉलेज इन, तो दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस बिटवीन द एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। डिसइक्विलिब्रियम क्या है, नो बैलेंस, चेंजेस नहीं चाहिए। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले ही बोल चुकी हूँ, क्विकली दे रही हूँ। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल 2 to 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 एंड फॉर्मल 12 to अप, जितना भी है। सेंसरी मोटर स्टेज में देखो क्या क्या होता है, फटाफट याद रखने के लिए वर्ड्स बोल रही हूँ। एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे बच्चा लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज 0 to 2 years से बोलना नहीं सीखा है, वो ऑलमोस्ट अपने सेंसेस का यूज़ करके हर एक चीज़ करेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसका शेप साइज देखेगा। अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस, यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्सेस आएंगे, मतलब रेस्पॉन्सेस आएंगे, वो अनकोऑर्डिनेटेड होंगे, उसको जब मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग वो कोऑर्डिनेशन फिक्स नहीं है, जैसे मूव करना चाहे कर सकता है। सेंसरी एंड मोटर एक्सपीरियंसेस, मतलब सेंसेस का यूज़ कर रहा है एंड मूवमेंट कर रहा है उसी एक्सपीरियंस के थ्रू। लर्निंग थ्रू बेसिक एक्शंस, अपना छोटा छोटा चीज़ों को करके, जैसे हाथ मूव करके या पैर मूव करके, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को समझ के, देख के, वो जितना समझ पा रहा है उसी से ही उसका लर्निंग पॉसिबल हो पा रहा है। बेसिक लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस और बेसिक एक्शंस, छोटे छोटे एक्सपीरियंस के थ्रू। छोटा बच्चा है, 0 to 2 में बोला था, उसमें उसको जितना थोड़ा सा एक्शंस के थ्रू एक्सपीरियंस मिल रहा है उतना है। अब देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7, सिंगल क्लासिफिकेशन, बच्चा यहाँ पे ना मल्टीपल वर्क को एट ए टाइम नहीं कर सकता, एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस कर सकता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, अगर उसको रीजनिंग करना ही है तो वो धीरे धीरे सॉल्व करते हुए जाएगा। टू इमेजिनेटिव, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है, इमेजिनरी वर्ल्ड को रियल मानता है। ईगो सेंट्रिज्म तो है ही बहुत ज़्यादा, ये मेरे पापा है मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी मदर है मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा चीज़ है मैं नहीं दूंगा, तो मैं होता ज़्यादा, दैट इज अ ईगो सेंट्रिज्म। एनिमिज्म, कार्टून्स आर रियल, animated things are real just like human beings, they also speak a lot so that they are equal to human beings, वो इंसान के साथ समान होते हैं, बिकॉज इंसान जैसे बातचीत करते हैं, मूव करते हैं, कार्टून्स भी बात करते हैं और एनिमेटेड थिंग्स भी बात करते हैं। सेंट्रेशन, एक पॉइंट पे एक ही चीज़ पे फोकस करना, केंद्रित करना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रेशन। इरिवर्सिबिलिटी, दैट इज अगर एक काम कर रहे हो तो उसको फिर से आप मुड़ के वापस नहीं देख सकते कि मैं क्या क्या किया था, मतलब समझ में नहीं आता है, इसलिए वो जो किया है एक ही लाइन पे होते जाएगा, वो बैक नहीं कर सकता, इरिवर्सिबिलिटी नहीं हो सकता। एब्सेंस ऑफ कंजर्वेशन, कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, कंजर्व नहीं कर पाता। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 में क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी पहला आया, अभी आगे पीछे सब देख सकता है, प्रोटेक्ट भी कर सकता है, कंजर्वेशन। सेरेशन आता है एक, सेरिएशन मतलब सीरियल में अरेंज करना। न्यूमरेशन, नंबर सीख जाता है, नंबर्स में अरेंज करना। ट्रांजिटिविटी, ट्रांसफर करना। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना। एलिमिनेशन ऑफ द ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म एलिमिनेट हो गया। इंडक्टिव रीजनिंग,
रीजनिंग अगर कर रहा है इंडक्टिव वे से करेगा, डिडक्टिव नहीं करेगा। मल्टीपल क्लासिफिकेशन अभी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को क्लासिफाइड कर सकता है एट ए टाइम। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, यहाँ पे तो 12 से अप है, बच्चा यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग करेगा, एनालॉजिकल रीजनिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, चीज़ों को मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में बिखारते हुए भी देख सकता है, प्रेडिक्शन कर सकता है फ्यूचर के बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कर सकता है, क्योंकि 12 साल से अबव है बच्चा, ठीक है। अभी देखो और है, बहुत है, ठीक है, 25 पेज का है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, बहुत फास्ट गई हूँ, ठीक है। बेसिक लर्निंग, अच्छा लेव वाइगोट्स्की का कंसेप्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, लेव वाइगोट्स्की का कंसेप्ट कर लो, यहाँ पे एंड कर देंगे। ये कौन है देखो, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं लेव वाइगोट्स्की, इनको फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बोला जाता है, फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। एंड उनके बारे में बोला गया कि सोशल इंटरेक्शन, उन्होंने क्या बोला ना, सोशल इंटरेक्शन इज पॉसिबल थ्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट दो लेवल में हो सकता है, एक होता है सोशल लेवल में, एक होता है इंडिविजुअल लेवल में। सोशल लेवल में क्या होता है, जब आप इंटरपर्सनल पॉइंट पे कम्युनिकेट करते हो, और इंटर साइकोलॉजिकल बोल सकते हो, बिकॉज आपका ओपिनियन एंड दूसरों का ओपिनियन के साथ यहाँ पे मिक्सअप होता है सोसाइटी में, तो ये सोशल लेवल है। जब इंडिविजुअल लेवल होता है तो इंट्रा होता है, जब अपने अंदर ही आप पॉइंट्स को रखते हो। लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल, समझ आ रहा है? इंडिविजुअल मतलब आप खुद के साथ ही करेंगे, यहाँ पे जो सीखना है आपके माइंड से ही चलेगा, आप कर रहे हो। सोशल लेवल में सबके साथ करना है, इतना याद रखना। यहाँ पे और एक पॉइंट आया था, मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स मतलब यहाँ पे क्या है, जस्ट लाइक द टीचर्स, कोच, ओल्डर एडल्ट हु हैव द नॉलेज, ठीक है, हु हैव द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दे प्रोवाइड अस, दैट मीन्स नॉलेजेबल पर्सन हेल्प द नॉलेजलेस, ठीक है। नॉलेजेबल पर्सन क्या करेंगे, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा है, हायर एबिलिटी है, जिनके पास नॉलेज है, वो प्रोवाइड करेंगे नॉलेज लेस को, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, नॉलेज लेस को नॉलेज मिलेगा एंड हम उनको मोर नॉलेजेबल अदर्स बना सकते हैं। देन लास्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और दो पार्ट है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या बोलते हैं पता है, यहाँ पे जो डायग्राम है उसको नहीं भी समझोगे चलेगा, क्योंकि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये बच्चों के अकॉर्डिंग होता है, स्टूडेंट, ठीक है, या फिर जो पर्सन को कोई नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज लेस है। सपोज सोच लो कोई एक ऐसा काम जो आपको करना है बट आप कर नहीं पा रहे हो, आपके पास उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है या नॉलेज नहीं है, सो आप किसी का हेल्प लेते हो, कोई बड़े का हेल्प लेते हो, या कोई पर्सन अगर जानता है उनका हेल्प लेते हो। अगर कोई टास्क को आप कर नहीं पा रहे हो एंड विद द हेल्प ऑफ द अदर्स यू कंप्लीट इट, देन इट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, देन हम उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अगेन ऑपोजिट को क्या बोलोगे, स्काफ होल्डिंग। ऑपोजिट को क्या बोलोगे, स्काफ होल्डिंग। ये सपोर्ट सिस्टम और असिस्टेंस होता है, जहाँ पे उल्टा होगा, मतलब नॉलेजेबल पर्सन, टीचर बच्चों को हेल्प करेगा, तो ये स्काफ होल्डिंग है। बच्चे टीचर का हेल्प लेंगे कोई चीज़ के लिए, वो जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देन कल्चरल थ्योरी दैट मीन्स यू लर्न फ्रॉम द कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स प्रोवाइड यू द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज एंड यू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम द कल्चर। आप कल्चर से, कला संस्कृति बहुत कुछ रहते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखते हो। लैंग्वेज डेवलपमेंट तीन वे से होता है, एक होता है सोशल स्पीच, नेक्स्ट वन इज द इनर स्पीच एंड लास्ट वन इज द प्राइवेट स्पीच। Social speech, when you interact with the society or the other persons of the society, then it is called social speech. When you talk with your parents or you interact with your parents or family members, this is called private speech. Inner speech, when you interact with your soul और yourself, then it is called inner speech. जब आप बात करते हैं सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ तो ये बोला जाता है सोशल स्पीच, ठीक है। जब आप फैमिली मेम्बर्स और जिनके साथ ब्लड रिलेशन है या लव अफेक्शन थोड़ा है उनके साथ बात करते हो तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। जब आप अपने आप से बात करते हो या फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो खुद से तो दैट इज कॉल्ड इनर स्पीच। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखो क्या क्या है, किस में हेल्प कर सकते हैं हम लोग, लाइक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को, कोलैबोरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, पीयर कोलैबोरेशन, असिस्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, रोल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल एंड सोशल इंटरेक्शन। मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग जब आपका एम कॉमन रहता है, कॉमन एम के लिए, कॉमन गोल के लिए दो ग्रुप और दो पार्टिसिपेंट एट अ टाइम वर्क करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। रेसिप्रोकल लर्निंग में क्या होता है, सपोज आपको कोई पॉइंट में इशू आता है तो उस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए टीचर्स क्या करेंगे, डिफरेंट वे से अगेन स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लर्निंग। पीयर कोलैबोरेशन और पीयर लर्निंग दैट इज व्हेन यू लर्न विथ योर फ्रेंड्स और योर पीयर ग्रुप्स, मतलब सेम एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ आप हो एंड पढ़ रहे हो या फिर कोई नॉलेज ले रहे हो, तो पीयर कोलैबोरेशन। असिस्टिव लर्निंग, ये टीचर्स हेल्प करेंगे आपको पढ़ने के लिए और कोई एल्डर और एडल्ट पर्सन आपको हेल्प करेंगे कि जिनके पास नॉलेज है वो हेल्प करेंगे आपको पढ़ने के लिए, असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे। एक्टिव लर्निंग,
जैसे आप एक्टिव हो एंड एक्टिव फेज में पढ़ाई कर रहे हो, एंड रोल ऑफ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, कल्चर भी इंपॉर्टेंट है, एंड सोशल इंटरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में है बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो पढ़ चुके हैं आप लोग, कंडीशंस ऑफ लर्निंग हम लोग पढ़ चुके हैं, तो नहीं चाहिए हमें। मैथड्स मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग है, यहाँ से कल स्टार्ट होगा, उसमें भी टीचर सेंट्रिक पढ़ चुके हो, लर्नर सेंट्रिक पढ़ चुके हो, लर्निंग सेंट्रिक से स्टार्ट होगा। ठीक है, लर्निंग सेंट्रिक से हम कल कंटिन्यू करेंगे, एंड ये जितना भी पोर्शन बाकी रह गया ये क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टॉपिक्स हैं। ठीक है, समझ आया? Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.